जीटी और जो पीजीटी की वैकेंसी आई है उसको लेकर के, तो उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने सिलेबस पे बात की थी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं टीजीटी के लिए और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं पीजीटी के लिए। इस पे हम लोगों ने चर्चा की थी। फिर हम लोगों ने कितनी वैकेंसी बालक वर्ग में है, बालिका वर्ग में कितनी वैकेंसीज़ है, कितने पोस्ट हैं आपके विषय को लेकर के, भूगोल विषय को लेकर के, इस पर हम लोगों ने बात की थी। भूगोल विषय को लेकर के पीजीटी में, और जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, उसको लेकर के भी हम लोगों ने, जो टीजीटी में सोशल साइंस के रूप में ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट है, तो उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, कल ही हम लोगों ने इस बात पे भी हम लोग इस बात को लेकर के भी सहमत हुए थे कि हमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए, विगत वर्ष में आए हुए प्रश्नों को, कि प्रश्नों का स्तर क्या होता है और उसे किस प्रकार से इफेक्टिव ढंग से सॉल्व किया जाए, प्रभावशाली ढंग से, कि एक्यूरेसी के साथ, कि अधिकतम क्वेश्चन आप सही कर सके बिना कन्फ्यूजन के। तो इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होगी, जो कि आपको जब लेक्चर होंगे, हमारे क्लास नोट्स बनाए जाएंगे, जब टॉपिक क्लियर कराया जाएगा, तो अच्छे और प्रभावशाली ढंग से, कहने का मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए आपको दो बातों को विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। एक होता है कि आप आप अवधारणात्मक रूप से एकदम से आपकी अवधारणाएं स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अवधारणा का स्पष्ट होना जरूरी है किसी भी विषय को लेकर के। यहाँ तक कि भूगोल के किसी टॉपिक को लेकर के आपकी समझ ऐसी होनी चाहिए कि प्रश्न को पढ़ने के बाद आप उसको समझ जाए कि आखिर इस प्रश्न में पूछ क्या रहा है, ताकि आप उन चारों विकल्पों में से सही विकल्प को बिना किसी दुविधा के या बिना किसी शंका के एकदम से हल कर ले। यानी कि दो प्रश्नों के बीच में आपका कन्फ्यूजन ना हो कि ये सही होगा या ये सही होगा। वैसी स्थिति तब आती है जब आपकी अवधारणाएं स्पष्ट नहीं होती है और आप सिर्फ तथ्यों को रट के जाते हैं। ठीक है, फैक्चुअल तैयारी करके जाते हैं, जब आप सिर्फ फैक्ट्स को आप सिर्फ रटते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस क्लास में जब आप लोगों को ये पूरा हमारा जो 160 घंटे का पीजीटी वाला कार्यक्रम होगा और टीजीटी वाला 120 घंटे का, तो उसमें हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि तथ्यों को रटाएंगे, बोर्ड पे लिख लिख करके तथ्य बताते चलेंगे कि इसका ये है, इसका ये है, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई, ये नहीं करना है। हमें एक एक अवधारणाओं को भी समझ करके चलना है। और दूसरा होता है जब कुछ प्रश्न जो होते हैं जो आयोग के द्वारा टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए, वो पूरी तरह से तथ्यात्मक है, उसमें कोई अवधारणा नहीं है। जैसे कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई भारत की पूछी जाती है, एक्सटेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, तो उत्तर से दक्षिण पूछा जा चुका है ऑलरेडी टीजीटी एग्जाम में। तो ऐसे तथ्यों को याद किया जाता है, लेकिन अब सवाल है कि कितने तथ्य याद करेंगे, कितने नदियों की लंबाई याद करेंगे, कितने चौड़ाई याद करेंगे, तट रेखाओं की चौड़ाई याद करेंगे, कितने पर्वतों की ऊंचाई को याद करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि तथ्य भी तब आपको याद होंगे जब आपकी अवधारणाएं स्पष्ट होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। और दूसरा भूगोल के साथ ये है कि भूगोल के साथ जब आप मानचित्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब आप मैप का प्रयोग करते हैं और डायग्राम का प्रयोग करते हैं, तो उस दौरान जो फैक्ट आपके दिमाग में आती है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट हो जाती है परमानेंट। क्योंकि वो डायग्राम कहीं भी आप जैसे ही दिमाग में अगर कोई फैक्ट उतर भी रही है दिमाग से, तो जैसे ही आपके नक्शे दिमाग में आएंगे या फिर वो डायग्राम दिमाग में आएगा, तो आपको फैक्ट आसानी से याद हो जाएगी। या आप अगर भूल चुके हैं उस फैक्ट को, तो आप फिर से आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो क्लास होगी हमारी, तो ना तो पूरी तरह से तथ्यात्मक, ना पूरी तरह से अवधारणात्मक, बल्कि फैक्ट्स भी लेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट भी लेंगे हम लोग, और एक एक चीज़ों को हम लोग समझ करके, याद करके, प्रैक्टिस करके, पूरी तैयारी के साथ एग्जाम हॉल में जाएंगे, ताकि हम 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, एक अच्छा सा क्लास नोट्स भी बनाएंगे, कोशिश करेंगे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी क्लास नोट्स से आ जाए। ठीक है, तो आज जो हमारा मकसद है इकट्ठा होने का अगले 3 से 4 दिन, वो हमें देखना है कि विगत वर्ष में जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, और उसे सॉल्व करने के लिए किस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट की ज़रूरत होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं विगत वर्ष में जो इसमें हम लोगों ने आज जो लिया है, वो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो टीजीटी के क्वेश्चन हो, चाहे वो पीजीटी के ज्योग्राफी के भूगोल विषय को लेकर के, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोगों ने लिया है। कुछ प्रश्न उदाहरण के रूप में आज हम लोग सॉल्व करेंगे, कल हम लोग कुछ प्रश्न और सॉल्व करेंगे कुछ सेक्शंस के। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ सेक्शन के कुछ प्रश्नों को लिया है और एक एक करके आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और सॉल्व भी करने का प्रयास करते हैं। तो जितने स्टूडेंट्स मुझे लाइव दिखाई दे रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को
गुड आफ्टरनून कहते हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज जो मेरे पास स्क्रीन है उस स्क्रीन में, बड़े वाले स्क्रीन में आप लोगों के नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। छोटे वाले स्क्रीन की बात कर ले, गुड आफ्टरनून सभी को, तो छोटे वाले स्क्रीन में सिस्टम में दिखाई दे रहा है, जो थोड़ी दूरी पे होने की वजह से मैं आप लोगों के नाम को नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं उन चीज़ों को और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आगे। सबसे पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। ऊपर का स्क्रीन ऑन कर दीजिए ना, चैट नहीं देख पा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है ना आज। चलिए जी, खुश रहिए राधा सोनी, बबलू कुमार जी, आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ पानी उपलब्ध नहीं है और इसीलिए हवाएं शुष्क होती है, यानी यहाँ की जो हवा है उसमें मॉइस्चर नहीं होती है, ये कहना है इस स्टेटमेंट का। उसके बाद तीसरा है कि मानसून इस क्षेत्र में पहुँचने में असफल होती है। ठीक है, यानी नाइदर एबल टू रीच मानसून इन दिस रीजन, यानी इस क्षेत्र में मानसून पहुंचने में असमर्थ है। क्या ये कारण है? और या फिर हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती है जिस कारण से उन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। ठीक है, तो चारों में से बताइए कि कौन सा आंसर होगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का, कि राजस्थान में वर्षा नहीं होने के पीछे क्या कारण। तो जो लोग लाइव है जल्दी से इसके उत्तर दीजिए, या फिर मैं उत्तर देता हूँ। आपको 10-15 सेकंड के ही अंदर डिसीजन लेने हैं कि कौन सा उत्तर होगा, नहीं तो फिर मैं सभी प्रश्नों के उत्तर दे ही रहा हूँ और इसे सॉल्व करने के तरीके भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, तो बात करें अगर हम लोग, तो थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन को लगाते हैं हम लोग, यानी कि कौन सा प्रश्न का उत्तर इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखिए, बहुत अधिक गर्मी होना जो है वो वर्षा नहीं होने का कारण नहीं हो सकता है। गर्मी होती है तो अगर नमी मिलेगा तो गर्म होकर के हवाएं क्या होगी, संवहनीय तरंग बनेंगी, कन्वेंशनल करंट बनेंगे, और कन्वेंशनल करंट बनने की वजह से हवाएं जो होगी वो गर्म होकर के जब ऊपर जाएगी तो अपने साथ नमी ले जाएगी, और निश्चित ऊंचाई पे जाने के बाद इसका संघनन यानी कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे और बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो कारण नहीं होगा। उसके बाद पानी उपलब्ध नहीं है और इसीलिए हवाएं शुष्क है। बिल्कुल पानी उपलब्ध होती है। मानसूनी हवा जब एंटर करती है तो यहाँ पे, जब मानसून की हवा जब भारत में एंटर करती है तो एक धारा राजस्थान की तरफ जरूर जाती है, अरब सागर की शाखा वाली, तो स्वाभाविक रूप से पानी उपलब्ध होती है हवाओं में, खास करके मानसूनल सीजन के समय। उसके बाद इस क्षेत्र में मानसून नहीं पहुंचने का सवाल ही नहीं है। यही का जो मानसून होता है जो इस क्षेत्र में पहुंचती है वही आगे निकल जाती है और हिमाचल प्रदेश यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तक में जाकर के जम्मू क्षेत्र तक में वर्षा करवाती है। तो ये कारण भी नहीं होगा। ठीक है, तो कारण कौन सा होगा, तो कारण होगा इसका डी, यानी कि इसकी ऐसी स्थिति है कि ये हवाओं को रोक नहीं पाती है एक बाधा के रूप में। चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। वेरी गुड, डी होगा आंसर। सचिन यादव, बबलू जी डी, वेरी गुड। अंजू डी, राधा सोनी डी, वेरी गुड। अब देखिए इसका आंसर होगा डी। अब देखिए इसमें क्या है कि ये है हमारे भारत का लोकेशन, ये भारत की अवस्थिति है। भारत में आपको पता है कि जून के महीने में जब मानसून एंटर करती है तो दो मानसून की दो शाखाएं बनती है। इसको हम लोग, चूंकि ये देख लीजिए, ये भारत से आ रही है। कहाँ से भारत में आ रही है, तो ये आ रही है भारत की तुलना में साउथ और वेस्ट से, यानी दक्षिण और पश्चिम से आ रही है, इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये मानसून की हवाएं जो है अपने साथ नमी लाती है अरब सागर से और ये भारत में प्रवेश करती है। यही स्थिति यहाँ पे भी होती है और यहाँ पे भी साउथ और वेस्ट से हवाएं आकर के भारत और बांग्लादेश, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एंटर करती है। इसको भी साउथ वेस्ट मानसून ही कहते हैं और इसकी दो शाखा हो जाती है। एक को कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच यानी अरब सागर की शाखा, और दूसरा को कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच यानी बंगाल के खाड़ी की शाखा। अब देखिए इसी में से जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवाएं हैं उसमें से जो अरेबियन सी ब्रांच है यानी अरब सागर की जो शाखा है उसमें से आप देखेंगे तो ये भारत के मालाबार तट को भी हिट करती है, भारत के कन्नड़ तट को भी हिट करती है, कोरोमंडल भारत के अगर देखें तो ये
भारत के कोंकण तट को भी हिट करती है। और इस दौरान जहां जहां पे इसको पर्वत मिलेगी वहां वहां पे पर्वत के सहारे ये ऊपर उठेगी, जैसे पश्चिमी घाट पर्वत मिलेगा। तो मानसून हवा के साथ ये है कि मानसूनी हवा में वर्षा तब होती है जब मानसून की हवा में नमी लेकर के ये अपने साथ आती है और किसी भी कारण से ये ऊपर उठे। हवाओं का ऊपर उठना, नमी युक्त हवाओं का, मॉइस्चर वाली जो हवा होती है उसका ऊपर उठना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो क्षोभ मंडल है, हमारे पृथ्वी का जो सबसे नीचे का मंडल है जिसको हम लोग क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, इसमें आपको पता है कि प्रत्येक 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होती है उसमें कमी आती है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग हाइट इन आवर ट्रोपोस्फेयर, राइट। तो क्षोभ मंडल में तापमान में कमी आती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हवा को जब पर्वत मिलता है तो पर्वत के ढाल के सहारे हवा ऊपर उठ जाती है, और ऊपर जब तापमान कम होता है तो हवा में जो नमी होती है, हवा ठंडी हो जाती है, और हवा ठंडी होने की वजह से उसकी जो नमी होती है वो उसको छोड़ने लग जाती है। जैसे हम लोग फ्रिज में क्या करते हैं, तो फ्रिज से कोई बोतल जब निकाल के पानी का बोतल रखते हैं बाहर, तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद वो बोतल भीग जाती है। क्यों भीग जाती है? क्योंकि वो जो फ्रिज का पानी है वो क्या करती है, तो वो उसको ठंडा कर देती है आसपास की हवाओं को, और आसपास की जो हवाएं जब ठंडी हो जाती है तो उसके अंदर जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होती है, वो उसको क्या करती है, छोड़ने लगती है। यानी कि एक लोकल लेवल पे आप क्या करते हैं, तो खुश रहिए, खुश रहिए तौसीफ रजा जी, खुश रहिए। आगे तो होता यह है कि नमी छोड़ती है हवा, और नमी छोड़ने की वजह से क्या होता है, एक लोकल लेवल पे आप क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, यानी संघनन की क्रिया संपादित होती है वहां पे, राइट। तो यही चीजें जब आप ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, क्षोभ मंडल में तो हवा का तापमान कम होने लगता है, हवा की तापमान कम होने लगती है, और हवा अपने नमी को छोड़ने लग जाती है। जैसे बोतल के प्रभाव में आकर के हवा ठंडी होकर के नमी छोड़ती है, वैसे ऊपर जाने के बाद जब हमारे क्षोभ मंडल में तापमान कम होने लगता है, हर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस, तो स्वाभाविक से 3 से 4000 मीटर पे जाते जाते हवा ठंडी हो जाती है, और हवा जब नमी छोड़ती है इस प्रक्रिया को संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। और इस कंडेंसेशन से जो बादल बनती है, जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, उसी क्लाउड के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, तो वो क्लाउड से बारिश शुरू हो जाती है, जब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% के आसपास पहुंच जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता। तो कुल मिलाकर के, और ये जो प्रक्रिया होती है जब इसमें बारिश होती है हवा के सहारे नमी उठ करके, तो इसको हम लोग कहते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, यानी इसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा, क्योंकि हवा पर्वत के ढाल के सहारे ऊपर उठती है। क्लियर है आप लोग का? तो पर्वत के ढाल के सहारे हवा का उठने के लिए हवा, पर्वत का क्या होना जरूरी है, तो पर्वत का यहाँ पे एक अवरोधक यानी कि एक बैरियर के रोल में होना जरूरी है। और आपको पता है कि यहाँ पे पश्चिमी घाट जो है वो बैरियर का काम करती है, कई जगहों पे कई पर्वत बैरियर का काम करती है। लेकिन जब यही हवा अरब सागर की शाखा जब गुजरात से होते हुए राजस्थान में जब पहुंचती है, तो राजस्थान में उसे एक पर्वत तो मिलता है जो दिल्ली के रायलसीना से, रायलसीमा उससे शुरू होती है, दिल्ली की, ठीक है, वहां से शुरू होकर के रायलसीना हिल से शुरू होकर के ये गुजरात के पालनपुर तक 800 किलोमीटर लंबी रेंज है, जिसको हम लोग कहते हैं अरावली। ये दिल्ली राजस्थान, ये दिल्ली हरियाणा राजस्थान से लेकर के गुजरात तक फैला हुआ है। लेकिन इस पर्वत की कमी ये है कि ये मानसून से अगर की धाराओं के अकॉर्डिंग देखे, मानसून की हवाओं के अकॉर्डिंग देखे, तो उसके रास्ते में ये पैरेलल खड़ा है, यानी समानांतर रूप में खड़ा है। तो जिसकी वजह से ये अवरोधक की भूमिका नहीं निभा पाता है। यानी यहीं पे अगर ये ऐसे होता, इस तरह से होता ये पर्वत, तो ये एक बैरियर का काम करती है और मानसून की हवा इसके सहारे ऊपर उठती है और बारिश हो जाती है। लेकिन ये उसके साथ एक समानांतर भूमिका में है, रास्ते पे है और पैरेलल है, इसीलिए इसके बगल से और इसके बगल से ये मानसून हवा निकल जाती है, रुकती नहीं है, बल्कि वो हिमाचल तक चली जाती है, जम्मू तक चली जाती है, पीर पंजाल क्षेत्र से टकराती है, फिर उसके बाद जाकर के हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे शिवालिक रेंज से टकराती है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो धौलाधर रेंज से टकराती है और फिर वहाँ पे बारिश होती है। लेकिन राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन के लिए यहाँ पे अरावली की समानांतर स्थिति है, यानी एक अवरोधक की भूमिका नहीं निभा पाता है अरावली, इसीलिए यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। क्लियर है? चलिए आप लोग का आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट।
एक मिनट एक मिनट। थोड़ा इसका फाइल को देख लीजिए तो कैसे आपने लगाया। स्लाइड्स मूव नहीं हो रही है। चलिए ठीक है धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, डेमो क्लास ही इसको आप मान सकते हैं। कहने का मतलब अभी हम लोग टॉपिक डिस्कशन नहीं कर रहे हैं डेमो क्लास पे। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच समझ रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से अवधारणाओं का स्पष्ट होना जरूरी है ताकि एक भी प्रश्न गलत ना हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। अक्टूबर की गर्मी कहने का मतलब भारत के संदर्भ में, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के संदर्भ में अगर देखें तो अक्टूबर महीना में भारत में गर्मी क्यों होती है, जबकि भारत में अगर देखें तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है और आपको पता होगा कि सूर्य जो है वो 21 जून के बाद क्या करते हैं, तो सूर्य देवता मकर रेखा पे 21 जून को होते हैं, उसके बाद दक्षिण की तरफ जाते हैं और 23 सितंबर को वो क्या करते हैं, तो वो इक्वेटर से नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जाकर के देखें तो सितंबर में ही जब भूमध्य रेखा को पार करके सूर्य दक्षिण की तरफ आना शुरू कर देते हैं, तो आखिर अक्टूबर में भारत में गर्मी क्यों पड़ती है। भारत में तो उस समय शीत ऋतु का आगमन हो जाता है, फिर भी अक्टूबर में कभी कभी हमें गर्म लगता है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अवधारणात्मक प्रश्न है और इसमें स्पष्ट रूप से देखें तो मौसम के शुष्क होने का तापमान से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है। पवनों का बहुत कम वेग से बहना, इससे कोई गर्मी का लेना देना नहीं होता है। सिंधु के मैदान पर कम दबाव प्रणाली, इसका भी कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा देख लीजिए स्पष्ट रूप से, बार बार हैंग हो रही है, एक मिनट। इसका जो आंसर होगा वो देख लीजिए आप लोग स्पष्ट रूप से, इसका आंसर है ए। अब इसका आंसर ए क्यों है देख लीजिए, तो इसका आंसर ए इसलिए है क्योंकि, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे ए इसलिए है क्योंकि भारत से भले ही मानसून वापस लौट जाती है, ठीक है, लेकिन भारत में थोड़ी सी जब टेम्परेचर हल्का सा ही कम होने लगता है तो भारत से जब मानसून लौटने लगती है, जिसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, तो उस दौरान भारत से अभी मानसून लौट ही रहा है, यानी भारत में अभी भी आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी कम नहीं हुई है। तो जब भारत से ह्यूमिडिटी पूरी तरह से कम नहीं हुई है तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर गर्मी होती है, तापमान को धारण करने की क्षमता होती है। जो गर्मी होती है वो आर्द्रता को धारण करती है और उसकी वजह से तापमान उच्च बना रहता है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो गर्मी है हमारे वातावरण में वो अंतरिक्ष में पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती है, कहीं कहीं पे बादल रहता ही है और इसीलिए एकदम से तापमान भारत में कम नहीं होता है। तो अक्टूबर महीने में कभी कभी गर्मी की स्थिति होती है क्योंकि आर्द्रता होती है, पूरी तरह से मानसून हवा अभी लौटी नहीं रहती है और मानसून की हवा में आर्द्रता होने की वजह से एकदम से भारत का तापमान नहीं गिर पाता है। तो 2 का ए होगा। वेरी गुड, जिन लोगों ने आंसर, बबलू कुमार, सभी लोगों के आंसर सही है, वेरी गुड। तो 2 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं 3, प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। चलिए, तो देखिए प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, आप लोग पढ़िए उसे, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 को आप लोग पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो अगर देखें तो कपास केवल काली मिट्टी पर उगाया जा सकता है, ये एकदम से गलत हो जाएगी। इसलिए गलत हो जाएगी कि भले ही काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है, लेकिन
लेकिन कपास जो है वो आपका उत्तर भारत के जलोढ़ मिट्टी यानी एलोवियल सॉइल में भी उगाया जा सकता है। आप पूछेंगे कि यहाँ पे फिर इतनी ज़्यादा खेती क्यों नहीं होती है, तो आपको इसका एक कारण बता दूं कि इसका कारण ये है कि उत्तर भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उत्तर भारत में जो जलोढ़ मिट्टी है उसके अधिकांश ज़मीन पे अनाजों की खेती को प्राथमिकता दी जाती है, फूड ग्रेन की जो खेती होती है, फार्मिंग होती है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि उत्तर भारत में कपास की खेती कम की जाती है। ऐसा नहीं है कि जलोढ़ मिट्टी में सभी प्रकार की फसल होती है, यहाँ तक कि कपास बहुत अच्छी कपास हो सकती है, लेकिन भारत में उत्तर भारत में जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है वो भारत की सघन जनसंख्या वाला भी क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इसीलिए दक्षिण भारत में ज़्यादातर देखेंगे तो काली कपासी मिट्टी क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है, लेकिन कपासी में जो मिट्टी है, काली मिट्टी है, वो एकमात्र मिट्टी नहीं है जिसमें कपास की खेती हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा कि केवल काली मिट्टी में, तो चलिए ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद जाकर के राजस्थान का जो पूर्वी भाग लिखा हुआ है कि राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है। तो अब देख लीजिए, भारत में जैसे जैसे आप पूरब से पश्चिम की ओर आते हैं, आर्द्रता यानी नमी और वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन में कमी आती है। तो राजस्थान में जो अरावली का पूर्वी भाग है, ठीक है, अरावली को क्या माना जाता है, तो अरावली को एक तरह से देखें तो यहाँ पे पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के बीच में है ये। तो अरावली के पूरब में आप देखेंगे तो अधिक बारिश होती है, जैसे कि अरावली की पहाड़ी है इसके पूर्वी भाग में, और यही कारण है कि अरावली के पश्चिम में मरुस्थल है। भारत में अगर आप देखते हैं तो भारत में आपको मरुस्थल का विस्तार कहाँ पे दिखाई देता है, अरावली के पश्चिम में दिखाई देता है। तो स्वाभाविक रूप से इसका मतलब होगा कि राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक बारिश प्राप्त करता है। अगर बारिश अधिक होगी, 50 सेंटीमीटर से अधिक होगी तो मरुस्थल नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी तो मरुस्थलीकरण की संभावना बढ़ जाएगी, और औसत रूप से अगर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगी तो 100 में 100% क्या होगा, मरुस्थलीकरण ही हो जाएगा। मरुस्थल की परिभाषा ही स्पष्ट रूप से आपको पता होगा कि स्पष्ट परिभाषा है कि डेजर्ट्स आर जनरली रिसीविंग लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी कि जो मरुस्थल होती है वो आमतौर पर, सामान्य तौर पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा ग्रहण करती है। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी भाग में नहीं होती है या बहुत कम होती है, इसीलिए मरुस्थल पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है, ये सही हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी। अब देखिए तमिलनाडु में, तमिलनाडु की जलवायु पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को दर्शाती है, बिल्कुल नहीं, तमिलनाडु में पश्चिमी विक्षोभ से नहीं बल्कि लौटती हुई या उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो उससे भारत का उत्तरी मैदान और उत्तर पश्चिमी भाग प्रभावित होता है जनवरी के महीने में, जबकि नवंबर दिसंबर के महीने में जब तमिलनाडु में बारिश होती है तो वो रिट्रीटिंग यानी लौटती हुई या उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो लौट रही होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। राजस्थान का पूरा रेगिस्तान रेतीला रेगिस्तान है, बिल्कुल गलत है। राजस्थान के पूरे रेगिस्तान में रेतीला नहीं है, इसी मरुभूमि के बीच में कहीं कहीं पे मरुद्यान भी पाए जाते हैं। मरुद्यान का मतलब होता है जहाँ पे खजूर, जहाँ पे अन्य पौधे, पेड़ पौधे वगैरह सब थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो पूरा रेतीला नहीं है, कुछ भाग में मरुद्यान भी है, ठीक है, और कुछ भाग में खेती भी होती है। जैसे श्री गंगानगर में आपको पता होगा कि जब इंदिरा गांधी कैनाल आई तो उसकी वजह से श्री गंगानगर में राजस्थान को जो है वो क्षेत्र है जो कि शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थल, वहां पे क्या हो गया, तो वहां पे हरित क्रांति का आगमन हुआ। तो कौन सा इसका आंसर होगा, सत्य कथन कौन सा होगा, सत्य कथन होगा बी, और इसका आंसर होगा बी। तो देखते हैं किन किन लोगों ने, नहीं अजय कुमार जी सी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। तौसीफ रजा जी बी होगा, अजय कुमार गुड आफ्टरनून, द्रिवेश कुमारी, ठीक है, बी होगा इसका, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, लौटते हुए मानसून से राधा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आते हैं। तो बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देख लीजिए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है। अब इसमें कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि जून महीने में भारत में मानसून का आगमन होता है, मानसून एंटर्ड इन इंडिया इन जून मंथ, राइट। लेकिन जून में जब मानसून का आगमन होता है तो आपको पता है कि सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत के या पूर्वी तट वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे 1 जून को,
उसके बाद भारत का जो केरल का तट है जिसको मालाबार तट कहते हैं, यहाँ पे भी 1 जून को। उसके बाद जाकर के कन्नड़ तट पे 5 जून को, 10 जून को, 15 जून को, और फाइनली जून के लास्ट तक मानसून यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में पहुंचनी शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब जून का महीना मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि जून में तो मानसून स्टार्ट ही होती है, और जून के लास्ट में जाते जाते क्या होता है, पूरे भारत में मानसून। तो पूरे भारत में जब मानसून का आगमन हो जाता है और जब मानसून का प्रभाव हो जाता है, तब जुलाई का में कोई भारत का ऐसा नहीं रहता है, भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता है जहां पे मानसून की वर्षा नहीं होती है, 1-2 क्षेत्रों को छोड़ करके जो परमानेंट ड्राई एरिया है। बाकी पूरे भारत में जहां जहां मानसून को पहुंचना होता है वो जुलाई तक पहुंच जाती है, और इसीलिए सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो जुलाई के महीने में होती है। कई लोग कहेंगे कि नहीं अगस्त में बाढ़ आती है, तो आपको एक चीज बता दूं कि अगस्त में बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि जुलाई के महीने में बारिश होने के बाद जितने भी कम ऊंचाई के क्षेत्र होते हैं उसमें ऑलरेडी पानी पहुंच चुका होता है, और फिर जब अगस्त में पानी भरने के बाद जब दोबारा फिर से अगस्त में बारिश होती है, तो बाढ़ इसलिए अगस्त में जनरली आती है क्योंकि जुलाई में सारे जो गड्ढे वगैरह सब होते हैं कम ऊंचाई के क्षेत्र वो फुल हो चुका होता है, या उनमें लगभग पानी भरने की स्थिति में होता है, इसलिए अगस्त में जब बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, जुलाई महीने में। मौसम विज्ञान के द्वारा कई आंकड़े भी अवेलेबल कराए जाते हैं, आप उनके वेबसाइट पे भी जाएंगे तो उस पर भी आपको दिखाएगा कि जनरली औसत रूप से जुलाई में भारत में बहुत ज्यादा बारिश होती है, अगस्त में उससे थोड़ी कम होती है, सितंबर में उससे थोड़ी कम होती है, और अक्टूबर में एकदम से कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर होगा जुलाई यानी सी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, प्रश्न संख्या 5। चलिए मोनू सिंह जी, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? शायद मैंने अभी बता ही दिया, एक्सप्लेनेशन के ही दौरान मैंने इसका उत्तर दे दिया था। देखते हैं आप लोगों का कॉमन सेंस कितना है, आप लोगों का ध्यान गया था कि नहीं कि भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र में, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून, ठीक है, समर मानसून की बात करें तो सबसे पहले कहां पे आती है, ये पूछ रहा है भारत का नक्शा। तो SR जरवल जी कह रहे हैं सी, वेरी गुड। भारत का जो ये भाग है इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, और इस पश्चिमी घाट में जो केरल का तट है जिसको हम लोग कहते हैं मालाबार तट, वहां पे सबसे पहले मानसून जो अरब सागर की शाखा है वो हिट करती है 1 जून। ठीक है, 1 जून यानी 1 जून को सबसे पहले मानसून हिट करती है। तो भारत में सबसे पहले जो वर्षा होगी वो होगी कहाँ पे? पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पहाड़ी है जो कि आपको पता है गुजरात से शुरू होकर के केरल तक फैली हुई है, तो इस ऑप्शन में पश्चिम घाट है इसीलिए पश्चिमी घाट होगा। कई बार थोड़ा सा और डिफिकल्ट करके इसमें दे देता है गुजरात कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और कोंकण कोस्ट, तो आपका कौन सा आंसर होगा? मालाबार कोस्ट। कई बार दे देता है क्या? तो केरल तट, कर्नाटक तट, तमिलनाडु तट, महाराष्ट्र तट, गोवा तट, तो फिर क्या होगा? केरल तट। तो कितने भी प्रकार से पूछे, 4 ऑप्शन देकर के, राज्यों के नाम देकर के, केरल तट, महाराष्ट्र तट, गोवा तट, तमिलनाडु तट, तो इसमें होगा केरल तट। पश्चिमी घाट दिया हुआ है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, मैदान, तो पश्चिमी घाट होगा। तटों के नाम दे दे, जैसे कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार, और उसके बाद जाकर के कोंकण तट, तो कौन सा तट होगा? मालाबार तट होगा। तीनों तरह से इसे पूछा जा सकता है। संतोष कुमार जी, गुड आफ्टरनून। हिना, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए उत्तरदायी है? भारत का पूर्वी तट, देखिए मैप से क्या फायदा होता है? पूर्वी तट यानी कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यह है भारत का पूर्वी तट। अब इस पूर्वी तट में सब जगह बारिश नहीं होती है, ऐसा बोलेंगे कि पूरे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा दक्षिण भाग और तमिलनाडु का अधिकांश पूर्वी भाग में यहाँ पे बारिश होती है, यानी इस भाग में सर्दियों में बारिश नहीं होती है, लगभग नहीं, ये वाला भाग है। ठीक है, तो नक्शा दिमाग में आ गया। और उसके बाद पूछ रहा है क्या कि पूर्वी तट में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु का मतलब होगा कि जब अक्टूबर के बाद जब मानसून लौटेगी, ठीक है, तो मानसून जब लौटेगी, तो जब भारत में जून में और जुलाई में मानसून एंटर करती है तो इसको आपने क्या कहा? साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून। और यही मानसून की हवाएं जब भारत में
क्या होगा कि भारत में उच्च दाब की स्थिति बनेगी जब सूर्य वापस लौट जाएंगे और निम्न दाब दक्षिण में बनने शुरू हो जाएंगे, तो ये मानसून फिर लौटेगी भारत से। तो भारत से जब लौट रही है तो जो मानसून स्थल से लौटते हुए सागर में चली जाएगी उससे भारत में बारिश नहीं होगी, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र से कुछ मानसून इधर वाले क्षेत्र से या भारत के पूर्वोत्तर भाग से कुछ मानसून की जो हवाएं हैं वो क्या होगी, तो वो जब लौटेगी तो वो बीच में उसे क्या मिलेगा, बीच में मिलेगा उसे बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। राम राम गुड्डू जी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी से जब ये क्या होगा, तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब ये लौट रही है तो बंगाल की खाड़ी में क्या है, नमी है, और भारत का जो ये भाग है दक्षिण भाग ऐसा है, देख लीजिए कर्व है, तो ये जब शाखा ऐसे करके ये धारा आएगी तो ये भारत के पूर्वी तट से टकराएगी। और पूर्वी तट पे आपको पता है कि यहाँ पे नीलगिरी के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा शिवरॉय की पहाड़ी, जावदी की पहाड़ी, शिवरॉय की पहाड़ी, उसके बाद जाकर के पालकोंडा की पहाड़ी, नल्ला मल्ला की पहाड़ी। तो ये सारी पहाड़ियाँ जो है वो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ है। तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों से ये टकराएगी और उसके बाद जाकर के क्या होगा, चूंकि ये जब बंगाल की खाड़ी से लौट रही थी तो सागर के ऊपर से आ रही थी तो इसमें नमी था, और फिर ये भारत के मालाबार तट पे, भारत के कोरोमंडल तट यानी कि भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पे ये बारिश का कारण बनेगी। तो कौन सा होगा, उत्तर पूर्वी मानसून। इसी की जगह थोड़ा सा कलाकारी कर देंगे तो वो इसकी जगह लिख देगा रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटती हुई मानसून। तो इसी को लौटती हुई मानसून कहते हैं क्योंकि जो जून में जाता है वही वापस लौटता है, और इसी को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं क्योंकि जब ये आ रही होती है तो ये उत्तर पूर्व से की दिशा से आती हुई प्रतीक होती है। भारत के संदर्भ में देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व की तरफ से दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रही है, तो इसीलिए इसको जिधर से आ रही है उस दिशा के अकॉर्डिंग इसको उत्तर पूर्वी मानसून कहेंगे। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कौशल कुमार वेरी गुड, तौसीफ जी वेरी गुड, ठीक है, विजय श्रीधर जी वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7 ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि तमिलनाडु के पूर्वी तट में अधिक वर्षा होती है, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून दौरा। सेम क्वेश्चन है, ये भी टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश का ही क्वेश्चन है, इसीलिए आपके सामने है, सेम होगा, वही कॉन्सेप्ट होगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, यानी कि डी होगा। उसी प्रश्न को भाषा बदल करके पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यानी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देख लीजिए कि ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम है। करेक्ट सीक्वेंस किसका पूछ रहा है, वर्षा का पूछ रहा है, यानी रेनफॉल का पूछ रहा है, ठीक है। अहमदाबाद, कोलकाता, इलाहाबाद, कोलकाता, इलाहाबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, कोलकाता, अहमदाबाद। अब कोई लोग दिल पे नहीं ले लेंगे कि इलाहाबाद लिखा हुआ है, प्रयागराज क्यों नहीं, ये आयोग का प्रश्न है, ठीक है, मेरा प्रश्न नहीं है, तो दिल पे नहीं लेना है कि इलाहाबाद प्रयागराज क्यों नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो अहमदाबाद, कोलकाता, इलाहाबाद, कोलकाता, इलाहाबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, और ये। तो इसको समझने के लिए जो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपको इसीलिए मैप पे प्रैक्टिस कराई जाएगी क्लास में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अहमदाबाद शहर की। तो अहमदाबाद शहर आपको कहां पे दिखाई देता है, गुजरात में, यहाँ पे ये है आपका अहमदाबाद ए, ठीक है। फिर कोलकाता शहर की बात करें तो कोलकाता भारत के कौन से भाग में है, ये यहाँ है कोलकाता, तो कोलकाता यानी के से। और इलाहाबाद को थोड़ा सा ऊपर में लिखूंगा तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आएगी, मैं यहीं लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे ही लिख देता हूँ, इसको मान लीजिए ए यानी इलाहाबाद, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत में जो वर्षा का क्रम होता है, जो वर्षा की मात्रा होती है, वो भारत के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में घटती चली जाती है। आप अगर ट्रैवल करें बंगाल से, तो बंगाल से थोड़ी कम बारिश होती है बिहार में, बिहार से थोड़ी कम बारिश होती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा की मात्रा घट जाती है, दिल्ली हरियाणा पंजाब में और वर्षा की मात्रा घट जाती है, और राजस्थान की बात कर ले इस एरिया में तो राजस्थान में और ज्यादा वर्षा की मात्रा घट जाती है, और राजस्थान में उस पार में अरावली के और वर्षा की मात्रा। तो यानी कि वर्षा की मात्रा अगर आप उत्तर भारत के संदर्भ में देखें तो पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो पूरब से पश्चिम जो शहरों का क्रम है वो कौन सा है, कोलकाता, इलाहाबाद, अहमदाबाद, ठीक है, कौन सा है, कोलकाता, इलाहाबाद, अहमदाबाद। तो मुझे तो लगता है कि आंसर बी होना चाहिए, देख लीजिए बी है।
आप लोग बताइए, सही है कॉन्सेप्ट, समझ में आया? टेस्ट सीरीज ने क्लास, मैं बता रहा हूं गुड्डू पॉल जी कि क्लास इतना नॉमिनल फी पे रखा गया है, ठीक है, इतना कम फी रखा गया है कि आप टेस्ट सीरीज जो आमतौर पर संस्थानों की होती है उससे भी कम फी पे बीपी, ये क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे जीएस वर्ल्ड के उन शिक्षकों के द्वारा आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जो सिविल सेवा में पढ़ाने वाले टीचर है, जिनका एक अच्छा खासा अनुभव रहा है सिविल सेवा के छात्रों को ट्रेंड करने का, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्लास ज्वाइन कर लीजिए, 100-150 घंटे के आसपास का क्लास होगा, 160 घंटे का, ठीक है, उसी में प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। आगे नेक्स्ट, तो आ गया समझ में, चलिए वेरी गुड, बी सही था, चलिए वेरी गुड महिमा। आगे उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, ठीक है। अब देख लीजिए कि नीचे से ही ऊपर हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो विदर्भ किसको कहते हैं? विदर्भ कहते हैं नागपुर और उसके आसपास महाराष्ट्र का आंतरिक इलाका, और यह भारत के सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आगे, तो कहने का मतलब ये हो गया कि विदर्भ जो क्षेत्र है भारत में ड्रॉट प्रोन एरिया के रूप में जाना जाता है, यानी सूखा प्रभावित क्षेत्र में, तो विदर्भ तो होगा ही नहीं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा पंजाब की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्षा की मात्रा औसत होती है और हरियाणा पंजाब में औसत से भी कम होती है, 100 सेंटीमीटर से कम होती है, तो ये होगा ही नहीं। बिहार में भी बारिश होती है, तो बिहार में 118 सेंटीमीटर औसत है, ठीक है, 112 सेंटीमीटर सॉरी औसत है, जो कि भारत के औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर से काफी कम है। तो बिहार और मध्य प्रदेश के भी कुछ ही भाग में बारिश होती है, और ज्यादातर भारत मध्य प्रदेश का जो भाग है वो कम बारिश वाला क्षेत्र है। तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है कहाँ पे? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बोले तो महाराष्ट्र में, उसके बाद जाकर के गोवा में, कर्नाटक के पश्चिमी तट पे और केरल के पश्चिमी तट पे भारत के सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और इसीलिए यहाँ पे आपको पता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती है, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो है हिमालय। तो हिमालय के पूर्वी भाग में देखेंगे तो अब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि हिमालय एक बैरियर का काम करती है। दोनों प्रकार की शाखा, मानसून की शाखा के लिए हिमालय एक बैरियर का काम करेगी, और पर्वत के सहारे जब मानसून की हवा ऊपर उठ के संघनन करेगी तो हिमालय के तटवर्ती, हिमालय के जो क्या कहते हैं उसको, ये पर्वत पदीय क्षेत्र है, फुट हिल रीजन है, पर्वत के जस्ट नीचे, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होगी। और उसके बाद जाकर के तीसरा जो क्षेत्र है वो है मेघालय, और मेघालय में आप लोग को पता है कि गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ी है उसमें एक तरह से जब हिमालय ये जाती है, मानसून की हवाएं जाती है तो फंस जाती है उसमें, और जिसकी वजह से वो लगातार घूमते रहती है। और मेघालय में इतनी ज्यादा बारिश होती है कि मानसून राम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है बारिश का, सबसे ज्यादा बारिश। और मेघालय का नाम भी इसीलिए पड़ा हुआ है मेघ प्लस आलय, यानी मेघ या बादल का घर, राइट। तो सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होगी? वो होगी भारत में इन 3 क्षेत्रों में, यानी कि 9 का ए होगा। तो जिन लोगों ने ए दिया है उनका आंसर सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। दीपा, बबलू, तौसीफ जी, सभी लोगों का सही है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, द ओरिजिन ऑफ द मानसून टर्म फ्रॉम, ऐसे करके, ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, कहां से हुई है? थोड़ा जैसे ऐसे स्टूडेंट जो अदर एक्टिविटी में अलग अलग प्रकार के मैसेजेस कर रहे हैं वो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, खुद भी पढ़िए और बाकी को भी पढ़ने दीजिए, किसी को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। ये मंच व्यक्तिगत क्या कहते हैं उसको, संबंधों या हाई हेलो के लिए नहीं है। इसका उपयोग आप लोग कर लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हो जाए, ठीक है। चलिए, सभी लोग मैच्योर है और सभी लोग इस चीज को समझते हैं आप लोग। तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, पूछा गया है कि कौन से भाषा से हुई है, तो इसका भी थोड़ा सा इतिहास ही मैं ले लेता हूँ, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जब आप लेते हैं इसका तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कौन से हैं, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ पर्सिया यानी फारस की खाड़ी है, और ये है अरबियन पेनिनसुला यानी अरब का प्रायद्वीप। अरब के प्रायद्वीप में आप लोगों को पता है कि यमन और ओमान जो है वो यहाँ पे है,
ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात भी यहाँ पे है। और यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में इसको बात करें, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ये सारे क्षेत्र को ही अरब संस्कृति का पार्ट माना जाता है। तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि पुराने टाइम पे जब इनके पास बहुत ज़्यादा अभी भी खाद्य पदार्थों की कमी है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री होने की वजह से अब इनकी स्थिति तो अच्छी है, लेकिन अभी भी इनके पास कृषि वगैरह सब बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये लोग मध्यकाल में व्यापार करते थे। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले अरब ही आक्रमण हुए थे मुस्लिम आक्रमण के रूप में। तो ये जो अरब व्यापारी थे, ये भारत में जब आते थे तो इनको समंदर का अच्छा खासा ज्ञान हो गया था, क्योंकि ये फील करते थे हवाओं को। जब साल के अलग अलग महीने में आते थे तो इनको हवाओं की दिशा अलग अलग लगती थी। ये इनका जहाज है जो इधर की तरफ आ रहा है, तो किसी महीने में हवा इनको इधर की तरफ लगती थी महसूस, और किसी महीने में। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने गौर किया, तो जो अरबी भाषा है उसमें मौसम शब्द है और उसी से मानसून निकला है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मौसम। तो इन्होंने एक विशेष प्रकार का मौसम फील करते थे ये साल के अलग अलग महीने में, जो किसी न किसी हवा के द्वारा प्रभावित था। जो हवा साल के कुछ महीने दक्षिण पूरब से इधर की तरफ जाती थी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, और कुछ महीने में लौटती थी। तो ये जब अरबी व्यापारी आते थे तो उनके जो नाव होते थे उस पर बैठ के तो ये फील करते थे उस हवाओं को। तो ठीक है, तो उन्होंने उसे मौसम से मानसून बना, और यही मानसून जो है वो किससे निकला? अरबी व्यापारियों के मुंह से निकला, ठीक है, मौसम, और उसी से बन गया मानसून, यानी अरबी शब्द जो है वहां से। ठीक है, तो वेरी गुड, जिन लोगों ने ए आंसर दिए हैं उनके आंसर सही है। 47 स्टूडेंट ओनली, आनंद जी लिख रहे हैं। 47 क्या अपने आप में कम है? पीजीटी में सिर्फ 51 सीटें हैं। चलिए, तो 47 कम नहीं होता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात कर ले तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं आप लोगों को नक्शा बना करके ही दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये है भारत का क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे गंगा नदी ऐसे करके आ रही है और उसकी सहायक नदियों के साथ मिलकर के वो जा रही है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, गंगा नदी के साथ आकर के एक नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वो प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। इसी यमुना, इसको कहते हैं यमुना, और इसी यमुना की सहायक नदी की बात करें तो एक नदी है जो विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से होते हुए, राजस्थान के कोटा से होते हुए ये जाकर के मिलती है किसमें? यमुना नदी में। ठीक है, और ये है चंबल नदी, जो चंबल नदी सहायक है किसका? यमुना नदी का। ठीक है, चंबल सहायक है। इसमें अगर बात करें तो और भी सारी नदियां आकर के मिलती है, जैसे बनास नदी आकर के मिलती है, छिपरा नदी आकर के मिलती है मध्य प्रदेश से, और ये राजस्थान होते हुए बनास नदी भी जाकर के चंबल में मिलती है। तो चंबल जब विंध्याचल से निकल करके ग्वालियर होते हुए आगे जब ये बढ़ती है तो रास्ते में मध्य प्रदेश में वो जिस क्षेत्र से बह रही है वो क्षेत्र जो है वो है मालवा। और मालवा आपको पता है कि क्या है? तो एक प्लेटू रीजन है, यानी पठार क्षेत्र है। राइट, ठीक है। तो मालवा का जो पठार क्षेत्र है उसमें अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या स्थिति है देख लीजिए। तो वहां पे स्थिति यह है, मालवा के पठार में जब आप जाएंगे तो वहां पे स्थिति यह है कि जमीन आपको ऐसे उबड़ खाबड़ मिलेंगे, और ऐसे उबड़ खाबड़ जो जमीन होती है उसको कहते हैं उत्खात भूमि। ठीक है, उत्खात भूमि, या इसी को कहते हैं बीहड़, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेवाइन, RAVINE, रेवाइन, या इसी को कहते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। बैडलैंड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। अब ये बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होता है? तो होता यह है कि मालवा के पठार में जब बरसात के सीजन में ये नदी बहती है, चंबल नदी बहती है, तो चंबल नदी की अपनी एक जो मूल धारा है नदी की, वो तो बह ही रही है, उसमें कई सारे अन्य अस्थायी धाराएं बनती है, अलग अलग स्ट्रीम्स बनते हैं जो इस तरह से ऐसे ऐसे बहती है, मिट्टियों को काटती है, बड़े बड़े गड्ढे बना के फिर मेन अपनी धारा में मिल जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि चंबल नदी के दोनों किनारे पर कई 100 किलोमीटर दूर तक क्या बन गए? तो ऐसे ऐसे धाराओं की वजह से ऐसे गड्ढे बन गए। ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है उत्खात भूमि, या इसी को कहा जाता है बीहड़। और बीहड़ लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा था। तो मालवा क्षेत्र में चंबल नदी के द्वारा बीहड़ या उत्खात भूमि बनाई जाती है। उत्खात यानी इसी को रेवाइन या बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोग का? तो 11 का ए होगा आंसर।
जिन लोगों ने ए आंसर दिए हैं उनके आंसर सही है। हाँ, घड़ियाल भी पाया जाता है। तो चंबल जो नदी है वो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल के लिए जाना जाता है। भारत में दो बड़े क्षेत्र है घड़ियालों का, एक है क्षेत्र मगरमच्छ और घड़ियालों का, एक जो है वो है चंबल नदी फ्रेश वाटर के लिए, और दूसरा है भीतरकनिका नेशनल पार्क जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा फेमस है उड़ीसा का। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड राधा, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। जिन लोगों ने आंसर ए दिए हैं आपके आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 ले लेते हैं हम लोग। देखिए कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? ठीक है, Which of the following rivers making या formed estuary? ठीक है, इसका इंग्लिश होगा, जो इंग्लिश वाले हैं वो कंसीडर कर सकते हैं। Which of the following river formed estuaries? तो एस्चुअरी का मतलब या ज्वार नदमुख का मतलब क्या होता है? तो इसके उत्तर को जानने से पहले हम लोग क्या जान लेना चाहिए हमें? तो हमें ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी के बारे में जान लेना चाहिए कि क्या होता है। नहीं, ओडिशा का चिल्का लेक नहीं, ओडिशा का भीतरकनिका नेशनल पार्क है, वो सबसे ज्यादा फेमस है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। ओडिशा का जो चिल्का लेक है वो विशेष प्रकार के उसके लिए फेमस है, टर्टल के लिए, जिसको हम लोग कछुआ कहते हैं। ठीक है, आगे। तो गोदावरी नहीं होगा तौसीफ रजा जी, इसका आंसर होगा तापी, जिसको आप ताप्ती के भी नाम से जानते हैं। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, तापी आंसर है, और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से दूर हो जाए। जब आप आते हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे मिलता है मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर के आपको एक पहाड़ी मिलती है जिसको सतपुरा की पहाड़ी कहते हैं, जो कैमूर के रूप में बिहार तक जिसका विस्तार है। उसी सतपुरा की पहाड़ी में मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के से एक नदी निकलती है जिसको तापी नदी कहते हैं, और वो नदी मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र से होते हुए गुजरात में सूरत नाम के शहर के पास आकर के खंभात की खाड़ी में यानी गल्फ ऑफ खंभात में आकर के मिल जाती है, और इस नदी को तापी या ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं, जिसके किनारे आपको पता है सूरत शहर गुजरात का बसा हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं चीजों को। अब ये नदी जहाँ पे बह रही है वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, भौगोलिक अवस्थिति क्या है? देखिए, तो इसके उत्तर में आपको दिखाई देता है कौन सा? तो इसके उत्तर में आपको दिखाई देता है सतपुड़ा की पहाड़ी, और इसके दक्षिण की अगर हम लोग बात करें तो इसके दक्षिण में भी महाराष्ट्र की कई सारी पहाड़ियां दिखाई देती है। इधर की तरफ आपको मैकाल, महादेव वगैरह सब दिखाई देती है। इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो हरिश्चंद्र की पहाड़ी आप लोगों को दिखाई देती है। इधर की तरफ भी आपको कई सारी पहाड़ियां दिखाई देती है। तो ये सारे के सारे जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ पे औरंगाबाद में एक और पहाड़ी है जिसका मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, दिमाग से थोड़ा सा उतर रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र है, अजंता की पहाड़ी, ठीक है, अजंता की पहाड़ी वगैरह सब आपको दिखाई देती है। अजंता की पहाड़ी यहाँ पे दिखाई देती है, हरिश्चंद्र की पहाड़ी यहाँ पे, मैकाल और महादेव यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे ये स्थिति क्या है? तो ये इन दोनों पहाड़ियों के बीच से बह करके जा रही है, और जहां से ये बह करके जा रही है वो जो क्षेत्र है जिस घाटी से वो बह रही है, उस घाटी की स्थिति इस प्रकार से है। ये है उस घाटी की स्थिति। पुराने जमाने में क्या हुआ था? तो पुराने जमाने में ये क्षेत्र जो है वो ऐसे था, और ये क्या हो गया? ये धंस गई, और धंस करके ये चली गई, और ये कठोर चट्टान है जो क्रैक कर गई, और क्रैक करने के बाद जाकर के धंस गई। और इसीलिए क्या है कि नीचे की भी तरफ और किनारे के तरफ दोनों तरफ कठोर चट्टानें हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जमीन धंस जाती है या पहाड़ियाँ धंस जाती है, तो उससे जो घाटियाँ बनती है उसको हम लोग कहते हैं भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली, RIFT, रिफ्ट VALLEY वैली। ठीक है, खुश रहिए राहुल सिंह जी, खुश रहिए। नहीं बनाएगी, तापी एस्चुअरी बनाएगी, डेल्टा नहीं बनाएगी। हाँ, ज्वार नदमुख का निर्माण नहीं करती है, पूछ रहा है कौन सी नदी ज्वार नदियों में कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो तापी नदी बनाती है। तो देखिए होता क्या है कि भ्रंश घाटी कहते हैं इसको, और भ्रंश घाटी की जो चट्टानें होती है वो काफी ज्यादा कठोर होती है, हार्ड रॉक होती है। तो जब नदियां इससे बहती है तो नदी को दोनों तरफ
अपर्दन का काम नहीं कर पाती है, यानी मिट्टी है ही नहीं तो मिट्टी काटेगी कैसे। तो ऐसी नदियां जब यहाँ पे पहुंचती है तो उन नदियों में गाद या सिल्ट नहीं होता है, तो वो नदी जब सागर के किनारे गिरती है तो सागर के किनारे यहाँ पे डेल्टा नहीं बनती है, यानी ना तो पहाड़ी क्षेत्र में, घाटी क्षेत्र में नदी अपर्दन करती है और ना ही अपर्दन नहीं होने की वजह से नदी यहाँ पे निक्षेपण नहीं करती है। और जब निक्षेपण नहीं करती है कोई भी नदी सागर के किनारे, यानी उसमें अवसाद नहीं होता है, तो वो नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि वो नदी एस्चुअरी बनाती है। तो एस्चुअरी होता क्या है, तो एस्चुअरी सागर के किनारे वो क्षेत्र होती है जहां पे ऐसी स्थिति होती है कि नदी के किनारे कि यहाँ पे सागर का खारा जल और नदी का स्वच्छ जल दोनों के बीच का ये क्षेत्र होता है जहां पे नदी का स्वच्छ पानी पाया जाता है। यहाँ तो सागर का पानी है, लेकिन नदी जब एकदम से सागर में मिलती है तो उसके किनारे किनारे, सागर के किनारे किनारे कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को क्रिएट करता है, यानी कि स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। और वो जो होती है उसको हम लोग कहते हैं एस्चुअरी, ये यानी ज्वार नदमुख, जो कि एक अलग इकोसिस्टम होती है, सागर से अलग होती है, वो पूरी तरह से खारा पानी नहीं होता है। ठीक है, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जिन लोगों ने डी आंसर दिए हैं तापी, उनका आंसर सही है। तो आपको बता दूं कि नर्मदा और तापी, ठीक है, नर्मदा एंड तापी बोथ फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, दोनों ही भ्रंश घाटी से बहती है। एंड नर्मदा एंड तापी नाइदर एबल टू फॉर्मिंग डेल्टा, यानी कि नर्मदा और तापी डेल्टा बनाने में असमर्थ है। तो भारत में दो ऐसी नदी होगी जो डेल्टा नहीं बनाएगी, तो क्या बनाएगी, तो नर्मदा एंड तापी फॉर्मिंग एस्चुअरी, ये एस्चुअरी बनाएगी जिसको ज्वार नदमुख के भी नाम से। समुद्री धारा में आसानी से नहीं मिलती है, इसीलिए एक स्वच्छ जल का क्षेत्र बन जाता है जिसमें स्वच्छ जल का इकोसिस्टम होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। आप जब पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि एस्चुअरी या ज्वार नदमुख का एक अपना इकोसिस्टम होता है जो मरीन इकोसिस्टम से अलग होती है, सागरीय जल पारिस्थितिकी तंत्र से अलग होती है उसका पारिस्थितिकी तंत्र। उसमें विशेष प्रकार के केकड़े, विशेष प्रकार की मछलियां, ये सब पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है जी आनंद जी? चलिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। अब जाकर के वेरी गुड जिन लोगों ने आंसर डी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग आते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। चलिए आगे। तो प्रश्न संख्या जो 13 है वह है कि कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है। ठीक है, व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू कश्मीर वैली। ठीक है, तो कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखें तो तिस्ता नदी की बात कर ले तो तिस्ता नदी आपको पता है कि कश्मीर घाटी से नहीं। चलिए मैं भारत का नक्शा बना करके ही चारों नदियों को दिखा देता हूँ। ये चारों के चारों उत्तर भारत की नदी है, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा चारों नदी को मैप पे लोकेट करना, और लोकेट करने के बाद आपने कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर करना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बना ही लेते हैं मैप पे और उसके बाद जाकर के इन नदियों को लोकेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट है झेलम नदी। नीचे झेलम से ही शुरू करते हैं। तो झेलम नदी आप लोगों को पता है कि झेलम नदी निकलती है कहाँ से, तो जब आप अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं कश्मीर में तो वहाँ पे एक झील है शेषनाग झील। ठीक है, मध्य हिमालय का एरिया है, लेसर हिमालय का एरिया, शेषनाग झील। और शेषनाग झील की बात करें तो उसमें क्या है, तो शेषनाग झील में है एक वेरी नाग नाम की जगह, वहां से झेलम नदी निकलती है और उसके बाद जाकर के ये कश्मीर घाटी होते हुए बहती है और श्रीनगर शहर इसी के किनारे है। आगे जब ये श्रीनगर से आगे बढ़ती है, ठीक है, उसके बाद बारामूला वगैरह सबको पार करते हुए ये नदी जो चाहती है आगे एलओसी के पास पहुंचती है। और एलओसी के पास अगर देखें तो ये नदी एक घाटी में अपना पानी गिराती है जो कि हिमालय की घाटी है, और उससे एक झील बनती है जिसको वूलर झील कहते हैं, जो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद ये नदी ऐसे घूमती है, भारत और पाकिस्तान की जो पुरानी वाली सीमा है उससे होकर के कुछ किलोमीटर बहने के बाद आगे जाकर के ये नदी चेनाब में मिलती है। ध्यान रखना है, ये सिंधु में नहीं मिलती है, ये नदी ऐसे नहीं जाती है, ऐसे करके यहाँ से जाती है, ये चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, जो चेनाब कौन सी नदी है, तो जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आगे जाकर के ऐसे ये जो सिंधु नदी में मिलती है। तो ये जो झेलम नदी है वो चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। तो झेलम नदी कश्मीर की घाटी से बहती है, कश्मीर वैली से बहती है। श्रीनगर जो कि कश्मीर घाटी में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कश्मीर से बहती है। तिस्ता क्यों नहीं होगी, क्योंकि तिस्ता आपको पता है कि तिस्ता निकलती है कहां से, तो तिस्ता निकलती है सिक्किम वाले क्षेत्र से निकलती है, और सिक्किम के से निकलने के बाद
ठीक है, भारत की जो सबसे ऊंची वाली जो झील है वहां से निकलती है भारत चीन सीमा से, और उसके बाद ये बंगाल होते हुए ये चली जाती है कहाँ पे, ये बांग्लादेश जाकर के ये मिल जाती है इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ये कश्मीर घाटी नहीं होगा। रावी नदी क्यों नहीं होगा, तो रावी नदी की बात करें तो रावी नदी निकलती है कहाँ से, तो रोहतांग दर्रा के उत्तर से हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और हिमाचल के बाद ये नदी पंजाब जाती है, और पंजाब जाने के बाद जो रावी नदी है वो मिल जाती है किससे, तो वो मिल जाती है चेनाब नदी से जाकर के मिल जाती है। लाहौर शहर इसी के किनारे है, तो ये भी कश्मीर घाटी से नहीं बल्कि ये हिमाचल के बाद पंजाब से बह रही है। और ब्यास नदी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्यास नदी भी आपको पता है कि रोहतांग दर्रा के बगल से निकलती है और वो भी हिमाचल के बाद पंजाब जाती है, और पंजाब में एक हरिके नाम का जगह है जहाँ पे हरिके बैराज बनाई गई है, और वहाँ पे क्या होता है कि इधर से आने वाली एक सतलज या सतलुज नदी है तो उसमें मिल जाती है ब्यास, और सतलज खुद जाकर के मिल जाती है चेनाब नदी में। ठीक है, चेनाब नदी में सतलज जाकर के मिल जाती है, तो हरिके नाम के स्थान पर ये पंजाब में ब्यास नदी मिल जाती है, किससे, तो सतलज नदी से मिल जाती है। इस तरह से ये पंजाब के मैदान, हिमाचल और पंजाब के मैदान में बहती है। तो कश्मीर के घाटी में बहने वाली एकमात्र नदी है इनमें से वो है झेलम, और झेलम आपका आंसर होगा। देखते हैं कि किनके किनके, चलिए जितेंद्र सिंह, विजय श्रीधर जी वेरी गुड, राधा सोनी वेरी गुड। राहुल जी कह रहे हैं कि एक तापी नदी शायद सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत में बहती है क्या, तापी नदी, राप्ती नदी है एक तो राप्ती नदी हो गई आपकी गोरखपुर क्षेत्र में हो गई। ठीक है, गोरखपुर जिसके किनारे बसा हुआ है, जो कि घाघरा की सहायक नदी है जिसको हम लोग कहते हैं राप्ती। ठीक है, तापी अगर होगी ऐसी कोई नदी तो वो स्थानीय नदी होगी। ठीक है, भारत में एक दो नाम कॉमन वाले 2-3 ऐसी नदियां हैं भारत में, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई नदी है, लेकिन राप्ती नदी तो है जो कि घाघरा की सहायक नदी है जिसमें गोरखपुर बसा हुआ है। ठीक है राहुल जी, आगे तो झेलम हो गया इसका आंसर, वेरी गुड। जिन लोगों ने आंसर ए दिए हैं उनके आंसर सही है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी प्रश्न संख्या 14 को लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 क्या है देख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर, हिमालय से परे कहने का मतलब है कि हिमालय के बनने से पहले बनी हुई नदियां। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि एंटीसीडेंट रिवर जो होती है, एंटीसीडेंट रिवर एक टर्म आता है जब टाइप्स ऑफ रिवर पढ़ते हैं, इसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी। एंटीसीडेंट रिवर या पूर्ववर्ती नदी, इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए। तो इसमें से गंगा, यमुना, सतलज और रावी, पहले मैं आंसर दे देता हूं और फिर आप लोगों को समझा देता हूं। इसका आंसर है सतलुज या सतलज। अब देखिए कैसे होगा मैं आप लोगों को बताता हूं। पूर्ववर्ती नदी ऐसे नदियों को कहा जाता है जो नदी जिस क्षेत्र से बह रही है उस क्षेत्र से ज्यादा पुराना हो। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट रिवर उसको कहा जाता है जो नदी किसी भी क्षेत्र से बह रही है लेकिन उस क्षेत्र के निर्माण से पहले ही उस नदी का निर्माण हो गया है, यानी रिवर की जो फॉर्मिंग है वो पहले हुई है। ठीक है, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। ठीक है, ब्रजेश जी वेरी गुड, सी होगा, वेरी गुड। देखिए तो एंटीसीडेंट रिवर को कैसे मैं वो करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा। देखिए आप लोग का एकदम स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे भारत का नक्शा बना लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं। क्लास में जब आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, जब लेक्चर आपकी होगी, तो वो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो वो पार्ट होगा वो आपका लास्ट फेज होगा, सेकेंड फेज होगा। फर्स्ट फेज में हम लोग पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। जब आप लोगों की क्लास होगी, आपको बता दो टीजीटी पीजीटी की स्टार्ट होगी, तो पहले हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले हम लोग उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अब ऐसे प्रश्नों का मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता हूं अनुष्का। ठीक है, चलिए ऐसे प्रश्नों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं जिस प्रश्न के लिए यहाँ पे हूं वो है आपका सब्जेक्ट का। ठीक है, आगे तो यहां से अगर मैं बात करूं तो गंगा, यमुना, सतलज और, ठीक है, गंगा, यमुना, सतलज और रावी। ठीक है, गंगा, यमुना, सतलज और रावी, 4 नदियों की अगर मैं बात करता हूं। एक मिनट,
आगे नेक्स्ट, चलिए ठीक है, आ गया नेक्स्ट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, यानी हिमालय पार की नदी है, उसको हम लोग आइए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें गंगा, यमुना, सतलज और रावी। तो पहले गंगा नदी को ही देख लेते हैं, ओरिजिन ऑफ द गंगा रिवर की ही बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि गंगा नदी गंगोत्री नाम के हिमनद से निकलती है, गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री जो ग्लेशियर है और जो गोमुख पर्वत है वो किसमें है, तो लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय का पार्ट है, उत्तरकाशी में है, आपको पता होगा, लघु हिमालय का पार्ट है। यानी हिमालय में एक हिमनद है, गंगोत्री हिमनद, उससे निकलती है। तो स्वाभाविक रूप से पहले पर्वत का निर्माण हुआ होगा, फिर जाकर के क्या होगा, स्नोफॉल हुई होगी, हिमपात हुआ होगा, इससे हिमनद बने, फिर जाकर के नदी बनी। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदी होगी वो पूर्ववर्ती नहीं होगी, बल्कि हिमालय के बनने के बाद बनी है। तो गंगा नदी तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि गंगा नदी का निर्माण ही कब हुआ, गंगा नदी। और दूसरा एक उदाहरण यह होता है कि किसी भी नदी को आप देखेंगे तो उसमें अगर अपरदन की क्रिया बहुत तेज है, यानी इरोजन बहुत तेज हो रहा है और डिपोजिशन भी बहुत तेज हो रहा है, ठीक है, नहीं 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 ब्लॉक नहीं करेंगे, चलिए ठीक है। तो आगे, तो उसमें अगर बात करें तो अपरदन की क्रिया भी बहुत तेज हो रही है। और आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि भारत का जो मैदानी वाला जो भाग है, उस मैदानी वाले भाग में क्या होता है, तो मैदानी वाले भाग में उसका डिपोजिशन होता है। तो दोनों चीजें हो रही है। तो गंगा नदी जो है वो पूर्ववर्ती नहीं है, यमुना भी सेम है, पूर्ववर्ती नहीं है। रावी नदी की बात करें तो रावी नदी भी भारत से ही निकलती है, रोहतांग दर्रा के बगल से निकलती है, तो ये भी पूर्ववर्ती नदी नहीं है। लेकिन सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी हिमालय के लगभग सभी पार्ट को पार करती है। सतलुज नदी जो है वो हिमालय के सभी भाग को काटती है। सतलुज नदी की उत्पत्ति की अगर बात करें तो वो होती है राकस ताल, राकस लेक। कहाँ पे है वो, तो कैलाश मानसरोवर के पास है, यानी तिब्बत में है। और तिब्बत में कौन सा हिमालय है कैलाश मानसरोवर, तो आपको पता होगा, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, यानी कि हिमालय पार। ठीक है, ट्रांस हिमालय यानी हिमालय पार, हिमालय के उस पार से ये नदी निकलती है और भारत में ये एक दर्रा के माध्यम से प्रवेश करती है, हिमालय को काटते हुए, जिस दर्रा को हम लोग कहते हैं शिपकीला दर्रा या कॉल्ड शिपकीला पास। शिपकीला पास इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद क्या होता है कि सतलुज रिवर एंटर्स इन इंडिया थ्रू शिपकीला पास, यानी सतलज नदी शिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद ये हिमालय के अलग अलग श्रेणियों को काटती है और फिर जाकर के ये पंजाब की सीमा को पार करके पाकिस्तान चली जाती है। तो इस तरह से ये हिमालय के उस पार की नदी है और हिमालय से परे है, यानी हिमालय बनने से पहले बनी है। हिमालय एक यंग फोल्डेड माउंटेन है और ये जो रिवर है ये एक एंटीसीडेंट रिवर है जो कि हिमालय के बनने से पहले बनी थी। ठीक है, और इसीलिए हिमालय को काट के इस पार आ पा रही है, क्योंकि जैसे जैसे हिमालय की ऊंचाई बढ़ती गई वैसे वैसे इसने अपने घाटी को क्या किया, तो इसने घाटी को गहरा करना शुरू कर दिया और इस तरह से ये आज भी भारत में एंटर कर जाती है शिपकीला दर्रा से। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो गया, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तौसीफ रजा जी, तो वेरी गुड, ये आंसर आप लोग का सही हो गया। चलिए, तो इसका आंसर होगा सी। अब जाकर के क्वेश्चन नंबर देखिए, भले ही ये टीजीटी या पीजीटी के सेशन है, लेकिन मुझे लगता है कई चेहरों को मैं, जैसे राहुल जी वगैरह सबको तो मैं जान ही रहा हूँ, ठीक है। मेरे हर क्लास में जब भी यूट्यूब की क्लास चलती है तो ज़्यादातर क्लास में ये आते हैं। तो आप लोग भी ऐसे, कहने का मतलब है कि भले ही आप लोग एक चीज़ देखा होगा कि ये भले ही टीजीटी या पीजीटी के स्पेशल क्लासेस है, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट है, चाहे कोई भी विषय है, उसको लेकर के जो आपकी अवधारणाएं होती है वो एग्जाम बाय एग्जाम नहीं बदलती है। कहने का मतलब है कि मैं अभी दिल्ली से लाइव हूँ, ठीक है, दिल्ली मुखर्जी नगर जीएस वर्ल्ड के स्टूडियो से लाइव है अभी हम लोग, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इन सेशन को ज्वाइन करते हैं तो इसमें आप देखिएगा, जैसे कि आप लोग अभी लाइव क्लास में है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा चलेगा, तो आप कुछ ना कुछ अचीव करके जाएंगे क्लासरूम से, ठीक है। क्लास में आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ टीजीटी पीजीटी नहीं होगा, जो सिविल के स्टूडेंट इसमें लाइव है, जो कई चेहरे, जैसे मैं राहुल जी को तो जानता ही हूँ, तो हमारे जीएस वर्ल्ड के ही स्टूडेंट है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, यानी आप समय का एक बेहतर उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नदी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नदी नहीं है। प्राचीन नदी कहने का मतलब
सेम है वही एंटीसीडेंट रिवर। तो एंटीसीडेंट रिवर या पूर्ववर्ती नदी या परे नदी जो कह लीजिए, तो इसमें से सतलज नदी तो एंटीसीडेंट रिवर है ही, राइट। उसके बाद जाकर के सिंधु नदी की बात करें तो ये भी एंटीसीडेंट रिवर है। और काली नदी की बात करें तो काली नदी आप लोगों को पता होगा कि कहां से निकलती है, इसको महाकाली रिवर भी कहा जाता है। और ये कहां पे है पता है, ये भारत और नेपाल की प्राकृतिक सीमा बनाती है, उत्तराखंड में बहती है ये, इसको काली या महाकाली रिवर भी कहा जाता है। भारत और नेपाल की सीमा पे है ये उत्तराखंड में, ठीक है। तो काली नदी की बात कर ले तो काली नदी जो कि हिंडन वगैरह सब में आकर के मिलती है, तो उसमें बात कर ले तो ये काली नदी भी जो है वो भी क्या है कि प्राचीन नदी ही है। लेकिन जो गोमती नदी की जिसकी बात कर रहे हैं, जो आपका लखनऊ में, लखनऊ शहर जो आपके बसी हुई है, वो लखनऊ शहर जो बसा हुआ है वो आपकी कौन से रिवर पे बसा हुआ है, तो वो आपको पता होगा कि यहां से। तो देखिए, तो यहां पे अगर जब आप जाते हैं तो आपको मिलता है गोमत नाम की झील, जो कि कहां पे है, भारत नेपाल सीमा पे उत्तर प्रदेश में गोमत झील। इसी को गोमत झील भी कहते हैं और इसी को कहा जाता है फुलहर झील। और एकमात्र गंगा की सहायक नदी है, वो मैदानी क्षेत्र से निकलती है और वो बारिश के पानी से वो नदी बनती है और उसका नाम है गोमती नदी, जो आगे जाकर के किस में मिल जाती है, तो वो गंगा की सहायक नदी है, यानी गोमती इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, राइट। तो ये नदी जो है ये हिमालय से नीचे से निकलती है और बारिश के पानी से बनती है और ये हिमालय के ढलान से नीचे स्थित है। तो स्वाभाविक रूप से ये नदी हिमालय के बाद बनी, इसको पानी भी हिमालय से ही मिलता है जब बारिश का पानी आता है। तो स्वाभाविक रूप से गोमती नदी प्राचीन नदी नहीं है, ये बाद में बनी हुई नदी है, हिमालय से आने वाली जो बारिश का पानी है उससे बनती है। जबकि सिंधु नदी, काली नदी और सतलज नदी पूर्ववर्ती नदी यानी प्राचीन नदी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिन लोगों ने आंसर दिए हैं सही है, सही है। वंदना, दीपा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स आप लोगों के आंसर सही है। संजीव, अनुष्का, वेरी गुड, ठीक है। आगे, हाँ, पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश और नेपाल के सीमा पर स्थित है, आप लोगों को पता होगा। तराई का क्षेत्र है और तराई में जो होती है वो जनरली क्या होता है कि वाटर लॉगिंग की वो पाई जाती है, स्थिति पाई जाती है। यानी हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, पीलीभीत जो है वो पर्वत से, हिमालय पर्वत से जस्ट नीचे है, उसको कहते हैं फुट हिल यानी पर्वत पदीय क्षेत्र। तो जो पर्वत पदीय क्षेत्र होती है उसमें पर्वत से आने वाली जो नदियां होती है, कई सारी नदियां, उसका निक्षेपण से वहां पे एक विशेष प्रकार का क्षेत्र बन जाता है, उसको कहते हैं तराई, जिसमें क्या होता है, तो जिसमें बोल्डर, कंकड़, पत्थर, रेत वगैरह सब पाए जाते हैं और वहां पे बारिश के समय बड़ी संख्या में क्या होता है, पानी लग जाती है, बड़े पैमाने पर वाटर लॉगिंग की स्थिति उत्पन्न होती है तराई में। इसीलिए देखेंगे तो मच्छर का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, मलेरिया जैसे। तो उसी तराई क्षेत्र में जो जल जमाव की स्थिति होती है उससे निकल करके ये नदी आगे बढ़ती है और फिर जाकर के ये नदी आपके लखनऊ से होते हुए, ठीक है, आगे बढ़ जाती है, मुस्कुराते हुए लखनऊ से आगे बढ़ जाती है और फिर गंगा में मिल जाती है। थैंक यू राधा, थैंक यू। चलिए आगे, तो समझ में आ जाएगा इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर होगा गोमती। जिन लोगों ने 15 का बी दिया है उनके आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बीच बीच में मैं उन स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो स्नातक स्तरीय शिक्षक और प्रवक्ता का जो पोस्ट निकला है भूगोल विषय को लेकर के, यानी सामाजिक विज्ञान को लेकर के जो टीजीटी का है, और जो भूगोल स्पेशल जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर के जो पीजीटी है, प्रवक्ता है, उनको उनके लिए ये सेशन है और वो क्लासेस जुलाई के पहले सप्ताह से स्टार्ट होगी, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, लाइव क्लास चलेगी, ऐप पे चलेगी। तो उनसे पहले हम लोग जो है, कल हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन किया था, आज कल और 3-4 दिन, अगले 3-4 दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेंगे और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कॉन्सेप्ट को। और जो आपकी क्लास चलेगी, जब ऐप पे चलेगी, तो आपको बता दूं कि वो पूरी तरह से आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में होगी, ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कराया जाएगा क्लासरूम में। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपको हर विषय का प्रॉपर लेक्चर दिया जाएगा, क्लास में नोट्स बनवाए जाएंगे, फिर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि वो स्टूडेंट जो देख सके कि क्लास में कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कराएंगे। क्लासेस में शुरू में 2-3 लेक्चर ऐसे भी होंगे जिसमें हम टॉपिक को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी तो ऑब्जेक्टिव चल रही है आपकी, लेकिन क्लासेस में डिस्क्रिप्टिव भी होगा। कहने का मतलब है कि टॉपिक के भी सेशन होंगे और उसके भी शुरू के 2-3 क्लासेस फ्री होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? Which river of the following does not फॉर्म डेल्टा, ऐसे करके कह सकते हैं, या मेकिंग डेल्टा। तो डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो यहाँ पे बात करें तो स्पष्ट रूप से मैंने कहा था कि ऐसी नदियां जो पर्वत क्षेत्र से बहेगी, ऐसी नदियां जो पर्वत पे अपर्दन का काम करेगी, वही नदी आगे क्या करेगी? तो मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण का भी काम करेगी। यानी अगर कोई नदी पर्वत या ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपर्दन का काम करती है, इरोजन का काम करती है, तो वही नदी आगे क्या करती है? तो जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है और ढाल कम हो जाती है, उसकी स्लोप कम हो जाती है, तो वो डिपोजिशन यानी कि क्या करती है? तो वो निक्षेपण का भी काम शुरू कर देती है। ठीक है, निक्षेपण का भी काम शुरू कर देती है। तो यहाँ पे देखें तो गंगा नदी हिमालय के क्षेत्र में क्या कर रही है? अपर्दन कर रही है, और उत्तर भारत के मैदान में और उसके बाद जाकर के बंगाल की खाड़ी के तट पे क्या कर रही है? निक्षेपण का काम कर रही है। तो उत्तर भारत में मैदान का निर्माण हो रहा है, और आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के तट पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हो रहा है। तो गंगा तो इसका आंसर नहीं होगा, ऑलरेडी ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, पूछ रहा है, तो गंगा नदी तो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। यमुना उसकी सहायक नदी है, तो वो भी डेल्टा का निर्माण करेगी, क्योंकि गंगा में फाइनली यमुना का भी पानी पहुंचता है। कावेरी नदी की बात कर रहे हैं, जो कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, जब ये तमिलनाडु में जाती है तो कोरोमंडल तट पे तमिलनाडु में डेल्टा का निर्माण कर रही है। बंगाल की खाड़ी के किनारे कावेरी डेल्टा है, जिसको कहते हैं, स्पेलिंग गलत है, कावेरी होगा ये। लेकिन नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहने की वजह से अपर्दन नहीं करती है। तो ये नदी एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख बनाती है। पहले भी मैं बता चुका हूं कि तापी और नर्मदा नदी क्या बनाती है? एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख बनाती है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा डी। वेरी गुड। तो रमेश नायक जी आपका आंसर सही है, अखिलेश जी आपका आंसर सही है, ब्रजेश जी आपका आंसर सही है, पूजा आपका आंसर सही है, सर्वेश जी आपका आंसर सही है, तौसीफ जी आपका भी, आनंद जी, अमरजीत, आप सभी लोगों के आंसर सही है, अखिलेश जी भी। वेरी गुड। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 17 ले लेते हैं। चलिए, तो प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? देखिए कि सागर द्वीप, अब देखिए सागर द्वीप सीधे सीधे बोला, और ब्रैकेट में उसने आपको क्या किया? तो आपके कंफ्यूजन को भी दूर कर दिया। सागर द्वीप यानी गंगा सागर डैश पर स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जान ले इसमें? सबसे पहले हम लोग जान ले कि पहले इसका उत्तर देख लेते हैं, और उत्तर को मार्क करने के बाद क्या करते हैं? सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको समझा भी देता हूं कि क्या है ये। बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट, आंसर तो इसका ए होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा सागर आइलैंड या सागर द्वीप के बारे में आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, इस पेज पे ले लेते हैं। आंसर इसका ए है, बंगाल की खाड़ी के मग्न तट। अब मैं इसका आंसर तो आप लोगों ने ले लिया, अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूं। तो जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तो आपको पता होगा कि गंगा नदी दो धाराओं में बट जाती है। एक बांग्लादेश जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं पद्मा, और एक भारत में कलकत्ता और हावड़ा के बीच से बहती है, जिसको कहते हैं हुगली। राइट, इधर से असम से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आती है कहाँ पे? तो असम से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आती है बांग्लादेश में, जहाँ पे इसको कहते हैं जमुना, और ये एक धारा बनाती है किसके साथ मिलकर के? तो ये धारा बनाती है मिलकर के किसके साथ? तो इसके साथ, जिसको कहते हैं हम लोग पद्मा बांग्लादेश में, यानी गंगा की एक धारा। और उसके बाद जाकर के इधर से एक और नदी आकर के मिलती है, छोटी सी नदी, जिसको कहते हैं मेघना। तो कुछ किलोमीटर तक ये मेघना नाम से भी बहती है, और उसके बाद कई धाराओं में बट करके, कई सारे स्ट्रीम्स में बट करके ये नदी पहुंचती है बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि बंगाल की खाड़ी तक आते आते रिवर की जो स्लोप है, नदी का जो ढाल है, वो काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से नदी की जो गति है, स्पीड है, वो काफी कम हो जाती है। तो एक नदी जब पहाड़ी क्षेत्र पे होती है तो उसकी गति बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी जो पोटेंशियल होती है, इरोजनल पोटेंशियल यानी अपर्दन करने की जो उसकी क्षमता होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आगे। लेकिन वही नदी जब सागर के किनारे पहुंचती है, तो वो नदी क्या होता है? थैंक यू सर्वेश जी, जुड़े रहिए। तो वो नदी जब सागर में पहुंचती है तो उसकी ढाल जो हो जाती है वो जेंटल स्लोप हो जाती है, यानी बिल्कुल सामान्य ढाल हो जाती है, और उस नदी के पास जो जितना अपर्दन किया हुआ जो मलबा होता है वो उसको यहाँ पे किनारे पे इकट्ठा करने लग जाती है, और इससे बनता है डेल्टा।
जैसे कि यहाँ पे बना है सुंदरबन का डेल्टा। तो ये नदी जब यहाँ पे मलबा इकट्ठा कर रही होती है तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा बनता है। और ये जो तट है, ये तट कौन सा है, तो ये है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। तो एक सागर के किनारे अगर आप देखेंगे तो जब आप एक सागर में जाते हैं तो सागर के किनारे सबसे पहले आपको मिलता है, ये है जैसे महादेश, ये कोई हो गया कॉन्टिनेंट, तो उसके किनारे सबसे पहले जो आपको मिलेगा सागर का किनारा एकदम कम ढाल वाला, ये है, यहां तक मान के चलिए ये महादेश है, कॉन्टिनेंट है। तो सागर का यहां से जल की स्टार्ट हो जाएगी, ये सी वाटर है। तो सबसे जो कम ढाल वाला किनारा का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट। इसकी ढाल काफी कम होती है, जिसकी वजह से नदी जब यहाँ पे पहुंचती है तो नदी में जितना मिट्टी होता है, जितनी डिपोजिशंस होती है, सबको यहाँ पे डिपोजिट्स कर देता है और इससे डेल्टा का निर्माण होता है। भविष्य में इसी में एक विशेष प्रकार का वन निकल आता है, जिस वन की खूबी ये होती है कि वो सागर का खारा पानी भी इसके अंदर अगर घुस जाए तो वन में पानी भी लगा हो तो वो वन खराब नहीं होते उनके पेड़, और इसी वन को मैंग्रोव फॉरेस्ट या ज्वारीय वन या अनूप वन भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वो सुंदरबन कहते हैं क्योंकि सुंदरी नाम के पेड़ यहाँ पे बड़ी संख्या में पाई जाती है, बंगाली भाषा में उस पेड़ को सुंदरी कहते हैं। तो डेल्टा कहाँ पे बनी, तो डेल्टा बनी सागर के जस्ट किनारे, और सागर का जो जस्ट किनारा होता है उसको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। और जैसे ही महाद्वीपीय मग्न तट खत्म होती है उसके बाद सागर में तेजी से ढलान शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं महाद्वीपीय ढाल, क्योंकि ये भी महाद्वीप का पार्ट होता है, सागर के पानी के अंदर होता है लेकिन ये महाद्वीप का पार्ट होता है। तो डेल्टा कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे डिपोजिशन हो पाएगा, और डिपोजिशन कहां पे होगी, जहां पे जेंटल स्लोप यानी सामान्य ढाल होगी। तो महाद्वीपीय मग्न तट पर सामान्य ढाल होती है, बहुत कम डिग्री की ढाल होती है, इसीलिए वहां पे क्या पाया जाता है, वहां पे डेल्टा बनने की संभावना होती है अगर नदी में वो हो, गाद हो, सिल्ट हो तो। ठीक है, सारा इंक्वायरी वगैरह सब, जो इंक्वायरी का नंबर आपको जो शो हो रहा है उस पर आप बात कर लीजिए। मतलब शिक्षक से आप प्रश्न कौन सा पूछेंगे पता है, आपके डाउट जो है विषय से संबंधित सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट के लिए मैं हूं। ठीक है, और इंक्वायरी फी के रिगार्डिंग हो, एडमिशन के रिगार्डिंग हो, वो टेक्निकल टीम उसको देखती है, हैंडल करती है, और उनका नंबर पीछे नीचे फ्लैश हो रहा है। तो कौन से विभाग में कौन सा काम करना है वीरू जी, ठीक है, क्लियर है। तो मेरा विभाग क्या है, विषय से संबंधित है, कॉन्टिनेंटल, सॉरी एल लिखना भूल गया था। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसका आंसर ए होगा, और जिन लोगों ने ए आंसर दिए हैं उनके आंसर सही है। चलिए, वेरी गुड, धन्यवाद राहुल जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर। अच्छा, मैं गंगा सागर के बारे में बताना ही भूल गया, सारा कुछ मैंने बता दिया ब्रजेश जी और गंगा सागर के। हाँ, तो गंगा सागर क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। तो गंगा सागर क्या है, तो गंगा सागर यहाँ पे स्थिति ये है कि जब कभी कभी जब बारिश के सीजन में नदी में बहुत ज्यादा गति होती है तो नदी की कुछ मिट्टी जो है वो सागर से दूर जाके इकट्ठा हो जाती है, हालांकि वो शेल्फ पे ही इकट्ठा रहती है, उससे कुछ द्वीप बन जाते हैं, जिसको हम लोग जैसे यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के तट से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जो हुगली नदी का मुहाना है उस पे ये इकट्ठा हो गई है, मिट्टी इकट्ठा हो गई है, और उससे एक द्वीप बन गई है रेत और मिट्टी से, उसी को कहते हैं गंगा सागर द्वीप। ठीक है, और ये क्या होता है, गंगा सागर की स्थिति क्या है, तो गंगा सागर जो द्वीप है ये बरसात के सीजन में पानी में डूब जाती है, क्योंकि बरसात के सीजन में वाटर लेवल जो होती है वो बंगाल की खाड़ी की बढ़ जाती है, और बरसात के सीजन के बाद ये नवंबर के आसपास फिर से दिखाई देने लगता है ये द्वीप, क्योंकि बे ऑफ बंगाल की वाटर लेवल नीचे चली जाती है। तो जनवरी में यहाँ पे मेले लगते हैं, इस द्वीप पे लोग नाव से पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे दो प्रमुख द्वीप है, एक का नाम है गंगा सागर या सागर द्वीप, और दूसरा का नाम है न्यू मूर द्वीप, जिसको लेकर के भारत बांग्लादेश के, तो ये दोनों के दोनों जो है वो नदी के निक्षेपण से बनने वाला द्वीप है, जिसको रिवराइन आइलैंड या नदीय द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो वेरी गुड। ठीक है, जिन लोगों ने आंसर दिए हैं ए, आपके आंसर सही है। तो रिवराइन आइलैंड यानी नदीय द्वीप जो नदी के निक्षेपण से बनती है। तो यहाँ पे दो रिवराइन आइलैंड आपको देखने को मिलता है, एक न्यूमूर आइलैंड और एक आपको सागर आइलैंड, जहाँ पे हिंदुओं का तीर्थ स्थल गंगा सागर स्थित है। वेरी गुड, आगे। हाँ, कुंभ के मेले में तो खैर सब लोग जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, लेकिन गंगा सागर जो आइलैंड है उस पे ज्यादातर बुजुर्ग लोग यात्रा करते हैं। मकर संक्रांति में आप कभी भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य है,
ठीक है, भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य है, यानी कि लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन किसका है, इन चारों में से पूछ रहा है। तो भारत में मैं आप लोगों को एकदम से क्लियर कर दूं कि अगर हम लोग भारत का नक्शा बनाते हैं, जैसे ये मैं अगर बना रहा हूं यहां पे, तो ये इंडिया का मेन लैंड हो गया, मुख्य भूमि हो गई, ठीक है। ये इंडिया के कुछ आइलैंड्स हो गए, और ये अंडमान निकोबार भी इंडिया के कुछ आइलैंड्स हो गए, ठीक है, और ये इंडिया के लक्षद्वीप वाले आइलैंड्स हो गए। अब अगर आप बात करेंगे यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से सागर का किनारा शुरू होता है, यहां से सागर का किनारा, तो भारत के पास टोटल देखें तो 7516.6 किलोमीटर क्या है, कोस्ट लाइन है, 7516.6 किलोमीटर तटरेखा है। इसमें से सबसे लंबी तटरेखा अगर देखें, द्वीपों को भी जोड़ ले, तो वो होता है 1962 किलोमीटर, और वो होती है किसकी, तो वो होती है अंडमान एंड निकोबार की, क्योंकि यहाँ पे जितने द्वीप है सब चारों तरफ से घिरा हुआ है, किनारे हैं सबके, तो हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो राज्यों का पूछा जाता है, या तो राज्य ऑप्शन होता है, या फिर उसमें ऑप्शन में कहीं पे भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखा होता है, क्या लिखा होता है, राज्य लिखा होता है। तो राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा जो है वो 1215 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे 1216 किलोमीटर भी होता है, ठीक है, तो वो है किसकी, गुजरात की। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, और दूसरी सबसे लंबी तटरेखा जो है 973 किलोमीटर के आसपास है, वो है आंध्र प्रदेश की। तो स्वाभाविक रूप से आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है तटरेखा के मामले में राज्यों में, तो पहला वाला गुजरात इसमें ऑप्शन में नहीं है, आंध्र प्रदेश है। बिहार के पास तटरेखा नहीं है, आपको पता होगा, तो आंध्र प्रदेश जो होगा वो आंसर होगा सी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है आनंद जी, धन्यवाद। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो होगी वो होगी 1962 किलोमीटर, किसका, अंडमान एंड निकोबार। सेकंड जो लॉन्गेस्ट होगी वो होगी गुजरात, लेकिन राज्यों में गुजरात ही होता है, और गुजरात ही एग्जाम में ऑप्शन में भी होता है। थर्ड लॉन्गेस्ट की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, फोर्थ लॉन्गेस्ट की बात करें तो तमिलनाडु, और उसके बाद जाकर के नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का सी, इसका आंसर होगा, जिनका आंसर सी है उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं हम लोग आगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा, सेम है, यहाँ पे मैंने बताया है गुजरात है, ठीक है, 1215 किलोमीटर है, कुछ जगहों पे 1216 किलोमीटर भी लिखा होता है, ठीक है, तो ये हो गया, कुछ जगह पे 1214 किलोमीटर भी लिखा होता है, ठीक है। तो इसीलिए डाटा पे नहीं जाएंगे, जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि गुजरात हैव लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। आगे नेक्स्ट, उसके बाद जाकर के बात करते हैं कोरी क्रीक। चलिए, कोरी क्रीक क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग कोरी क्रीक या क्रीक को जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे कि कोरी क्रीक का मतलब क्या है। चलिए, आप लोगों के इस क्लास को लेने से पहले मैं सुबह से लगातार क्लास ही ले रहा हूँ, 10 से 12, 12 से 2, ठीक है, तो थोड़ी अगर एनर्जी कम हो रही होगी क्लासरूम में तो उसका थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग कर लेंगे, क्योंकि सुबह से लगातार ही क्लास ले रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी ऊर्जा में कमी आ गए हो, शाम तक होते होते टीचर्स भी डाउन हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग गंभीरता से नहीं लेंगे, ठीक है, थोड़ी ऊर्जा अगर कम लग रही होगी तो। चलिए, कोरी क्रीक की बात कर लेते, तो क्रीक को पहले मैं समझा देता हूं आप लोगों को। होता क्या है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंधु नदी कराची के तट पे आकर के किससे मिल रही है, ये मिल रही है किससे, तो ये मिल रही है अरब सागर से। सिंधु नदी यहाँ आने के बाद ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये दलदल क्षेत्र है, जहाँ पे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की जल की वजह से ये दलदल क्षेत्र बन गया। कहाँ पे, तो ये क्षेत्र में, कहाँ पे, पाकिस्तान के इस वाले पार्ट पे इसका प्रभाव। और भारत में जो ये क्षेत्र देख रहे हैं ये नमक वाला मरुस्थल है, जिसको हम लोग कहते हैं रण ऑफ कच्छ, कच्छ का रण। तो इस कच्छ के रण में जाएंगे। गुजरात को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटते हैं, इसको कहते हैं कच्छ, इसको कहते हैं काठियावाड़, और इसको कहते हैं सौराष्ट्र। इसके अंदर वाले मैदानी भाग को सौराष्ट्र कहते हैं, इस प्रायद्वीप वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ पेनिनसुला, और इसको कहते हैं कच्छ या रण ऑफ कच्छ। तो रण ऑफ कच्छ की बात करें तो ये एक शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है, जो कि एक क्या है, लवणीय मरुस्थल है, यानी सेलाइन डेजर्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिनिटी है, ठीक है।
धन्यवाद। तो सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे पश्चिम की तरफ जाते हैं तो इसमें थोड़ी सी क्या होती है, ज़मीन में क्या होता है, नमी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ज़मीन के अंदर जब नमी की मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्षेत्र पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा पर जाते जाते ये दलदल हो जाता है, और ऐसे ही दलदल क्षेत्र को यहाँ पे क्रीक कहा जाता है, जहाँ पे नमक वाला पानी होता है और दलदल वाला क्षेत्र होता है, पैर बहुत ज़्यादा धंसता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऐसे दलदल वाले जो क्षेत्र है जिसको हम लोग क्रीक कहते हैं, एक के दक्षिण भाग में आपको मिलेगा जिसको कहते हैं कोरी क्रीक, और एक जो मिलता है उसको कहते हैं सर क्रीक। ठीक है, दो क्रीक बहुत ज्यादा फेमस है, दो दलदल का क्षेत्र है, और दोनों भारत पाकिस्तान की सीमा पे है। कहां पे है, तो गुजरात के रन ऑफ कच्छ के सबसे पश्चिमी भाग में है सर क्रीक और कोरी क्रीक। और सर क्रीक और कोरी क्रीक दो ऐसे दलदल है जहां पे भारत और पाकिस्तान को के बीच सीमांकन नहीं हो पाया था 1947 में, जिसको लेकर के दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट भी है, यानी सीमा विवाद भी है। तो कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि द कोरी क्रीक डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्री ऑफ इंडिया पाक, इंडिया श्रीलंका, ऐसे करके। तो कोरी क्रीक या सर क्रीक का जो विवाद है, ठीक है, खुश रहिए आरव जी, खुश रहिए। ठीक है, तो कोरी क्रीक और सर क्रीक जो है वो कहाँ पे होगी, तो वो होगी कच्छ के रण में, रन ऑफ कच्छ में, ये उसकी पश्चिमी सीमा यानी अंतिम सीमा है। ठीक है, वेरी गुड। तो जिन लोगों ने आंसर दिए हैं सी, उन लोगों के आंसर है सही। द्रिवेश आपका आंसर सही है, वेरी गुड। अलका आपका आंसर सही है। जितेंद्र जी आपका भी आंसर सही है। बच्ची वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, चलिए खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, मिठानकोट, पाक स्ट्रीट, कच्छ का वो, ठीक है, पाक स्ट्रीट तो खैर वहाँ पे है, पाक की पाकिस्तान के साथ है। चलिए ठीक है, पाक स्ट्रीट जी की बात करेंगे तो वो तो भारत श्रीलंका के बीच में। यहाँ पे हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। चलिए कि पश्चिमी घाट है पर्वत, पठार, पठारों का कगार और पहाड़ियाँ, वेस्टर्न घाट। तो सबसे पहले हम लोग पश्चिमी घाट को ही पहले जान लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है सी। अभिनव जी खुश रहिए, खुश रहिए। तो 21 का डी कौन से स्टूडेंट दे रहे? पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ नहीं है। हम लोग अगर भौतिक रूप से बाहर से अगर देखें तो पश्चिमी घाट एक पहाड़ी आपको दिखाई देती है, लेकिन भौगोलिक रूप से अगर इसका निर्माण देखेंगे, भूगर्भिक रूप से, ठीक है, जियोलॉजिकल रूप से इसका निर्माण अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक पठारों का कगार नजर आएगा। आपको बता दूं कि पठार क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ होती है वो पहाड़ियाँ तो होती है, लेकिन उसके बनने का जो तरीका होता है, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। तो कहने का मतलब है कि पश्चिमी घाट आपको कहाँ से कहाँ तक दिखाई देती है। तो साधारण भाषा में अगर कहे तो पश्चिमी घाट एक पहाड़ी है जिसको आप सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में हमारा कौन सा है, तो हमारा है प्रायद्वीपीय पठार, जिसको डेक्कन लावा पठार के भी नाम से जानते हैं। और इसी पठार का जो डोम शेप जो प्लेटू है उसी के किनारे पे ये स्थित है, ऐसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो इसको पठारों का कगार कहा जाएगा। हालांकि बाहर से ये पहाड़ी ही है, क्योंकि बाहर से ये भौगोलिक रूप से अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको ये पहाड़ी के रूप में दिखाई देता है भी पहाड़ी ही। लेकिन अगर आप इसको भूगर्भिक दृष्टि से देखें, जियोलॉजिकल दृष्टि से देखें, या भूगोल में बनने वाले जो आकृतियों के आधार पर अगर देखें तो ये पठार का क्या है, किनारा है, कगार है। ठीक है, तो ऐसे है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, ऐसे टेबल की तरह उठा हुआ है और उसके किनारे पे ये कगार की तरह खड़ा है। कौन? पश्चिमी घाट, यहां से लेकर के यहां तक। तो अगर आप भूगर्भिक दृष्टि से देखेंगे, निर्माण प्रक्रिया के अनुसार देखेंगे तो ये पठारों का कगार है, यानी किनारा है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है जी? आप लोगों का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर्वेश जी आगे चलिए। बबलू जी चलिए सी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22 हम लोग ले लेते हैं। आइए चलिए, तो प्रश्न संख्या 22 क्या है देख लीजिए कि पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है। आगे। चलिए, पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है। शिवालिक श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, अजंता श्रेणी, सह्याद्री श्रेणी। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पे, ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं। यहां पे देख लीजिए, पश्चिमी घाट को इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से लेकर के पश्चिमी घाट शुरू कहां से होती है? गुजरात से, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
तमिलनाडु एंड केरला, यहाँ तक फैली हुई है। इसी पश्चिमी घाट का जो ये उत्तरी भाग है, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ तक फैला हुआ है। आपको पता होगा गुजरात से शुरू होकर के ये सबसे दक्षिण जो है यहाँ तक गई हुई है अनामुडी या अनामलाई की पहाड़ी तक। तो अनामलाई यहाँ पे जाकर के ब्रेक हो गया है, थोड़ा सा अनामलाई इससे अलग हो गई है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसको वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। इसी पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं इसको सह्याद्री भी कहते हैं, थोड़ा बहुत कर्नाटक के भी एरिया में और महाराष्ट्र के ज़्यादातर एरिया में इसी पश्चिमी घाट को सह्याद्री हिल के नाम से भी जाना जाता है। अजंता की पहाड़ी तो यहाँ पे है, वो अलग है। एक मिनट, घर से कॉल आ रही है। आगे तो नेक्स्ट बात करें तो जैसे अजंता क्यों नहीं होगा, क्योंकि अजंता की पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है, तो औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में, यहाँ पे। ये पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। विंध्याचल की पहाड़ी की बात करें तो ये गुजरात मध्य प्रदेश में फैली हुई है, ऐसे करके विंध्या हिल जिसको कहते हैं, ये उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाला पर्वत है। तो विंध्याचल यहाँ पे हो गया, विंध्या हिल। और शिवालिक की पहाड़ी की बात करें तो वो लेसर हिमालय, यानी हिमालय का जो सबसे युवा भाग है, यंगेस्ट एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय, जिसको शिवालिक कहते हैं, वो यहाँ पे है। और शिवालिक का जो कुछ भाग है वो डफला, मीरी, मिसमी और एबोर के रूप में अरुणाचल प्रदेश में भी है। तो ये भी नहीं होगा। तो सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट को कहते हैं और ये सह्याद्री, इसी को सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ब्रजेश जी, धन्यवाद। आगे क्वेश्चन नंबर, तो इसका डी होगा आंसर, जिन लोगों ने डी आंसर दिया है। ठीक है, 5 बजे क्लास भी है, तो थोड़ी कुछ देर पहले मैं आप लोगों का क्लास छोड़ूंगा। यहाँ से 30 क्वेश्चन लगभग कर लेते हैं आज। ये 4-5 दिन तक ये सीरीज चलाते हैं, और कोई भी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे चीजों को लेकर के। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, सेम क्वेश्चन है एज इट इज। दोनों क्वेश्चन जो है वो अलग अलग एग्जाम में यूपी के टीजीटी पीजीटी में पूछा गया था, इसीलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ले लिया था कि देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होती है। अगर आपको क्वेश्चन एज इट इज तो नहीं रिपीट होती है, लेकिन अगर आपको विषय को लेकर के आपकी समझ बेहतर है तो अगर क्वेश्चन इस तरह से थोड़ा भाषा बदल करके भी पूछा जाएगा, हाँ पूछा जाता है, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है आनंद जी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो बीएड भी कर ले, एक सरकारी नौकरी वहाँ भी सुरक्षित है। या फिर अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो किसी विषय से एमए भी कर ले, सरकारी नौकरी बनने का, जैसे मैंने कल भी बोला था कि समाज को एक नई दिशा देने का या समाज को बेहतर बनाने का, शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाने के साथ साथ समाज को भी बनाने का काम एक शिक्षक को मिलता है। तो हम लोग, ये कहने का मतलब है, आप लोग को अधिकारी जरूर बनाते हैं, अधिकारियों को पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोगों के मन में हमेशा ये रहता है कि शिक्षक के रूप में हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ठीक है, तो शिक्षक का जो ये एग्जाम होने जा रहा है ये भी एक छोटा एग्जाम नहीं है। कई सारे स्टूडेंट को लगता है कि नहीं टीचर बन के क्या कर लेंगे। शिक्षक का एक अपना रोल होता है। अगर आप अपने पद को ईमानदारी से, जैसा कि हम लोग कोशिश करते हैं अपने जो शिक्षक का पद है उसको नैतिकता भी उसमें बनाए रखें, ईमानदारी भी बनाए रखें, मेहनत भी करें, छात्रों को के भविष्य का भी निर्माण करें, तो शिक्षक बनने ना एक बहुत बड़ा अवसर है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जो जो सब्जेक्ट का है आप इंक्वायरी ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज, ठीक है, नीलगिरी, अनाईमुड़ी, दोदा बेटा और उसके बाद जाकर के कोडाई केनाल। चलिए, कोडाई केनाल, तो इन चारों के बारे में से देखें तो आपको यहाँ पे बता दूं कि एक पहाड़ी आपको भारत के दक्षिण भाग में यहाँ पे दिखाई देगी पश्चिमी घाट में, और वो है पश्चिमी घाट का ही भाग जिसको कहते हैं अनाईमलाई। उसी को अनामलाई की पहाड़ी भी कुछ लोग कहते हैं। वो केरल से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ है, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा तमिलनाडु में। तो केरल में जब आप जाएंगे तो इसी अनामलाई की पहाड़ी पे 2695 मीटर 2695 मीटर एल्टीट्यूड की एक पीक मिलेगी जिसको कहते हैं अनाईमुडी। और अनाईमुडी अगर आप देखेंगे तो ऐसे भी पूछ सकता है, हर तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अनाईमुडी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी,
ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी होगी। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अगर आपसे पूछे तो वो भी अनाईमुडी होगी। और उसके बाद जाकर के, धन्यवाद, उसके बाद जाकर के अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो वो भी अनाईमुडी ही होगा और वो अनामलाई की पहाड़ी पे है, केरल में 2695 मीटर उसकी हाइट है। आपसे पूछे कि सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया या सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला, तो वो आपको पता है कि एक पहाड़ी है नीलगिरी जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक है। तो उसमें तमिलनाडु में एक पहाड़ी है 2637 मीटर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, तो उसको हम लोग कहते हैं दोदा बेटा, उसको कहते हैं दोदा बेटा। तो ये जो दोदा बेटा है ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है और ये है तमिलनाडु में, ठीक है, और ये सेकंड हाईएस्ट, तो हाईएस्ट ही पूछा हुआ है तो अनाईमुडी होगा। तो बी जिन लोगों का आंसर है, ठीक है, अवध स्टडी बी बिल्कुल सही है, अमरजीत जी बिल्कुल बी सही है, ठीक है, धर्मेंद्र कुमार जी बी बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25, शिवराई पहाड़ियां स्थित है, इसी को शिवराई की पहाड़ी भी कहते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से इसका आंसर तमिलनाडु है। आप जब पहाड़ों का क्रम देखते हैं दक्षिण भारत में, जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे कौन सा मिलता है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, इसी को आप सह्याद्री कहते हैं। इसी का विस्तार जो है वो अनामलाई की पहाड़ी के रूप में है। इसी को इलाई मलाई कहते हैं, इसका एक पहाड़ी है तमिलनाडु में जिसको इलाई मिलाई कहते हैं, तमिलनाडु और केरल में इलायची की पहाड़ी कहते हैं। फिर उसके बाद जाकर के अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कौन सा, तो पालनी की पहाड़ी दिखाई देती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो नीलगिरी की पहाड़ी दिखाई देती है। उसके बाद जाकर के यहाँ पे आपको जावदी की पहाड़ी दिखाई देती है तमिलनाडु में। उसके बाद जाकर के आपको यहाँ पे शिवराई की पहाड़ी दिखाई देती है। उसके बाद जाकर के यहाँ पे आपको पालकोंडा की पहाड़ी दिखाई देती है तमिलनाडु में, और यहाँ पे आपको दिखाई देती है नल्लामला की पहाड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो शिवराई की पहाड़ी कहाँ पे होगी, तो शिवराई की पहाड़ी होगी तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। वेरी गुड जिन लोगों ने बी। तो शिवराई की पहाड़ी जो है वो पूर्वी घाट का पार्ट है। पूर्वी घाट जो है कई सारे नदियों की वजह से ब्रेक हो गया है, जगह जगह टूट गई है। तो चाहे वो ये शिवराई की पहाड़ी हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, जावदी की पहाड़ी हो, ये सारे के सारे जो पहाड़ियां हैं ये पूर्वी घाट का पार्ट होगा, और ये जो है ये पश्चिमी घाट का पार्ट है। पश्चिमी घाट में कंटिन्यूटी ज्यादा है, निरंतरता ज्यादा है, जबकि पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां है उसमें ब्रेक ज्यादा है, क्योंकि कई सारी नदियां जो इधर से जाती है, जैसे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेनार नदी, कावेरी नदी, इन नदियों ने जगह जगह क्या किया है, इस पूर्वी घाट को काट दिया है। क्लियर है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 ले लेते हैं कि करेवा अच्छी तरह से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा केसर की कृषि के लिए, फॉर द फार्मिंग ऑफ केसर को, केसर को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, सेफ्रॉन, फॉर द फार्मिंग ऑफ सेफ्रॉन, ठीक है, सेफ्रॉन कहते हैं केसर को। तो करेवाज क्या होता है देख लीजिए, इंग्लिश में भी इसको करेवा ही कहते हैं या करेवाज ही कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि करेवा का मतलब क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा चाय पी लूं। चलिए तो 26 का तो डी लिख रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए करेवा क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब आप हिमालय क्षेत्र में जाते हैं ना, करेवा कहां पे है, तो ये कश्मीर घाटी का पार्ट है, कश्मीर वैली। देखिए होता क्या है, तो ये जो कश्मीर वैली जो देख रहे हैं, यहाँ पे हिमालय से क्या होता है, महान हिमालय से बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है वो क्या होते हैं, फिसलते रहते हैं। तो जब हिमनद पिघलती है, आपको पता होगा, तो हिमानी निर्मित स्थलाकृतियां भी बनती है। कई सारे आप लोगों ने स्कूल में पढ़े होंगे, हाई स्कूल में फिजिकल ज्योग्राफी में, कि हिमनद से भी बहुत सारी स्थलाकृतियां बनती है, नदियों से भी बहुत सारी स्थलाकृतियां बनती है, और उसके बाद जाकर के बहती हुई हवा से भी स्थलाकृतियां बनती है। सागर के जो तट होते हैं उस पर भी कई सारे सागर की लहरों से स्थलाकृति बनती है, और जो भूमिगत जल होती है, ग्राउंड वाटर, उससे भी कास्ट प्रदेश में स्थलाकृतियां बनती है। इन पांचों को हम लोग क्या कहते हैं, इरोजनल एजेंट, यानी अपर्दन के दूत। ये सब अपर्दन का काम करती है, फिर कहीं ना कहीं उसका निक्षेपण होता है। तो जो हिमनद होती है, जो ग्लेशियर होती है, जब वो
वो फिसलती है धीरे धीरे और पिघलती है, तो इस दौरान पर्वतों पे अपर्दन का काम होता है। और यही ग्लेशियर बाद में जाकर के जब यहाँ पहुंचती है तो कई सारे मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर इन ग्लेशियर के अपर्दन से इकट्ठा हो जाती है यहाँ पे। और ये मिट्टी भी अपेक्षाकृत उपजाऊ होती है। जैसे नदियों से आपको पता होगा कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, वैसे हिमनद के डिपोजिशन से जो कंकड़, रेत, पत्थर इकट्ठा होती है, पर्वत से काट करके जो हिमनद लाती है, उससे जो बनती है बेस, या उससे जो एक आधार तैयार होता है एक क्षेत्र, उसको कहते हैं करेवा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इन करेवा की मिट्टी जो होती है वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है और ये ढालों पर स्थित है। सामान्य ढाल यहाँ तक आते आते हो जाती है और इन करेवा पे कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। ठीक है, तो सैफरन उगाया जाता है यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर आपको पता होगा कि ओनली सैफरन प्रोड्यूसिंग क्या है, रीजन है भारत का, एकमात्र केसर उत्पादन क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में करेवा में केसर की खेती बड़ी अच्छी होती है। पहाड़ी ढालों की बात कर ले तो ढालों पे सेब की खेती होती है। केले के बागान नहीं है, अंगूर वगैरह सब का भी उतना ज्यादा नहीं है। सेब जो होती है वो पहाड़ियों के ढाल पे होती है या घाटी क्षेत्र में होती है। और करेवा जहाँ पे इकट्ठा होता है, डिपोजिशन होती है हिमानी प्रक्रिया से, वहां पे अगर बात करें तो वहां पे केसर की खेती की जा रही है। ठीक है, क्लियर है। साउथ के पर्वतों का क्रम बता दें, चलिए मैं बता ही देता हूं। ठीक है, चलिए सत्येंद्र यादव जी कह रहे हैं कि क्रम बता देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहां पे देख लीजिए तो विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्या हिल, ठीक है, जो कि कहां पे है तो मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। यह उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत है। ठीक है, उसके बाद जाकर के अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दक्षिण में कौन सा, तो गुजरात से लेकर के सतपुरा बिहार तक फैला हुआ है। उसके बाद जाकर के अगर बात करें तो यहाँ पे आपको महादेव, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैकाल की पहाड़ी जिससे नर्मदा और तापी, नर्मदा नदी निकलती है। उसके बाद जाकर के यहाँ पे आते हैं जब आप महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे आपको मिलता है कौन सा, तो यहाँ पे औरंगाबाद में आपको मिलता है अजंता की पहाड़ी। उसके बाद जाकर के जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है हरिश्चंद्र की पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद जाकर के यहाँ पे अगर आप आते हैं तो पश्चिमी तट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पश्चिमी घाट, या फिर आप इसी को सह्याद्री की पहाड़ी कहते हैं, यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ी। जब आप यहाँ पे हरिश्चंद्र की पहाड़ी आप लोग कर लेते हैं यहाँ पे, तो पहाड़ियों का ये क्रम जो है, मेन पहाड़ियाँ यहाँ पे खत्म हो जाती है। हरिश्चंद्र के बाद भी एक दो पहाड़ी है लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद जाकर के यहाँ पे अगर देखें उत्तर, दक्षिण से उत्तर की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। यहाँ पे पहले मैं दक्षिण पे आ जाता हूँ। ये हो गया आपका कौन सा, अन्नामलाई की पहाड़ी। तमिलनाडु और केरल में यहाँ पे है इलायची की पहाड़ी, जिसको इलाई मलाई भी कहते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा उत्तर में अगर आप लोग जाते हैं, थोड़ा सा उत्तर में जाते हैं तो आपको यहाँ पे कौन सा मिलता है, तो यहाँ पे आपको मिलता है ये नीलगिरी की पहाड़ी। उसके बाद जाकर के यहाँ पे आपको मिलता है कौन सा, जावदी की पहाड़ी। यहाँ पे पालनी की पहाड़ी, और उसके बाद यहाँ पे जावदी की पहाड़ी, यहाँ पे पाल कोंडा की पहाड़ी देख लीजिए। ठीक है, जावदी की पहाड़ी, उसके बाद पालकोंडा की पहाड़ी, उसके बाद जाकर के नल्ला मल्ला की पहाड़ी, और उसके बाद उससे आगे जाएंगे तो महेंद्रगिरी वगैरह सब मिलता है। और उसके बाद जाकर के तिरुपति की पहाड़ी मिलती है, और फिर उसके बाद महेंद्रगिरी वगैरह सब मिलती है। ठीक है, तो ऐसे करके क्रम होता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको महादेव मिलेगा और यहाँ पे आपको मैकाल की पहाड़ी मिलेगी। ठीक है, इससे जब थोड़ा आगे जाएंगे तो बिहार में कैमूर की पहाड़ी है जो कि विंध्याचल का ही विस्तार है। और उसके बाद जाकर के जब यहाँ पे जाते हैं झारखंड में तो आपको मिलता है हरिश्चंद्र, झारखंड में जब आप जाते हैं तो आपको मिलता है पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद जाकर के जब आप इसको पार करके बांग्लादेश के पास इस पार जाते हैं तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, गारो, खासी, जयंतिया। बीच में ये मैदान है लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार की ही तीनों पहाड़ी है, मेघालय के पठार पर स्थित है। इसको कहते हैं गारो, खासी, जयंतिया। तो ये पहाड़ियों का क्रम है। आप एटलस लेकर के एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे, थैंक यू तौसीफ जी। आगे नेक्स्ट, एटलस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जैसे कि ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जो है वो आपको रखना चाहिए। जब भी आप भूगोल का कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हो तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको आपके एटलस में वो पेज है तो पेज को सामने में रखिए। जैसे अगर आप भूगोल के नोट्स पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ आपको क्या रखना चाहिए, तो आपके सामने एटलस होनी चाहिए। यानी कुछ भी पढ़े तो सामने एटलस रख करके पढ़े, ये बेहतर तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, आगे नहीं, इलायची जो है वो लास्ट है, सबसे सदर्न मोस्ट हिल ऑफ इंडिया कह सकते हैं आप। इलाई मलाई या इलायची की जो पहाड़ी है वो भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। उससे दक्षिण में जाएंगे तो फिर आपका वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी वगैरह सब वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सत्येंद्र जी। आगे,
गंगा के मैदान, क्वेश्चन नंबर 27 ले लेते हैं। एक बार मैं टाइम देख लेता हूं क्या है, 5 बजे क्लास है तो मुझे 10 मिनट पहले छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार जो के मध्य निम्नलिखित में से कौन पर्वत आपस में बांटने का काम करती है? अभी ही मैंने बताया है आप लोगों को, जस्ट पिछले जो मेरा वो था क्वेश्चन का जो ये था कॉन्सेप्ट था, उसी में आपके आंसर भी छुपे हुए थे, ठीक है। तो गंगा का मैदान ये है, और गंगा के मैदान के बाद जब आप दक्षिण में जाएंगे तो आपको पहाड़ी कौन सी मिलेगी देख लीजिए। तो गंगा मैदान में जैसे ही दक्षिण में जाएंगे तो आपको मिलेगा विंध्याचल की पहाड़ी, ठीक है। यह है विंध्याचल की पहाड़ी और यह है गंगा का मैदान, ठीक है। तो यह है गंगा का मैदान, यह है विंध्याचल की पहाड़ी और यह है प्रायद्वीपीय पठार। तो दोनों के बीच में दक्कन का पठार को ही प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो दक्कन का जो पठार है वो विंध्याचल के दक्षिण में है और गंगा का जो मैदान है वो विंध्याचल के उत्तर में है। तो दोनों के बीच में विभाजक का काम कौन कर रही है? विंध्य की पहाड़ी। तो विंध्याचल के पहाड़ी से दो तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, कई तरह के, कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सा पर्वत विभाजित करता है? तो वो विंध्य की पहाड़ी या विंध्याचल की पहाड़ी, ठीक है। इनमें से कौन सी पहाड़ी उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य स्थित है? तो वो होगा विंध्याचल की पहाड़ी। और यहाँ पे पूछा हुआ है, उसी को भाषा बदल दिया है। पहले ये प्रश्न बार बार पीसीएस रिपीट करता है ऐसे प्रश्न, और यहाँ पे क्या किया है आयोग ने, टीजीटी वाले एग्जाम में क्या किया कि उन्होंने उत्तर भारत नहीं देकर के उसमें ऑप्शन में दे दिया है दक्कन का पठार और गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान उत्तर भारत का पार्ट है और दक्कन का पठार दक्षिण भारत का पार्ट है। बीच में कौन खड़ा है? तो विंध्याचल पर्वत। आंसर क्या होगा? बी। तो जिन लोगों ने आंसर बी दिए हैं, तौसीफ जी वेरी गुड, सत्येंद्र जी वेरी गुड, पूजा वेरी गुड, नरसिंह जी वेरी गुड, आप लोगों के आंसर सही है। चलिए ठीक है, आगे आनंद जी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, गारो राजमहल विदर का निर्माण हुआ था, ठीक है। संबलन, संधि, अधभ्रंश, अधिक्षिप्त वलन, इसको कहते हैं अधभ्रंश, ठीक है। फॉल्ट कहते हैं उसको। होता यह है कि जब हिमालय क्षेत्र में हिमालय का निर्माण हो रहा था उत्तर क्षेत्र में, टेथिस सागर के मलबे से हिमालय का निर्माण हुआ, आप लोग को पता होगा। ये पूरा क्षेत्र क्या था? टेथिस सागर, जिसका मलबा। तो इधर की तरफ जब ये मूव कर रही थी, इंडिया का ये वाला पार्ट जिसको आप गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं या इंडियन प्लेट कह लीजिए आप इसको, तो जब ये हो रही थी, इधर की तरफ मूव हो रही थी, तो इसमें क्या पड़ रहे थे? फोल्ड हो रहा था, यानी इसमें मोड़ पड़ रही थी। और इसी फोल्ड से क्या बना? फोल्डेड माउंटेन, जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं। मोरदार या वलित पर्वत, वलन हुआ। तो वलन में कई बार क्या होता है कि जब अधिक दबाव पड़ती है तो वलन तो होता है, लेकिन लगातार अगर दबाव पड़े तो वलन के बाद क्या होता है? ये टूट जाती है। जब एक दूसरे पे चढ़ जाती है ऐसे करके, तो ऐसे ये टूट जाती है और इससे जो बनती है टुकड़े हो जाते हैं इसके, इसको कहते हैं भ्रंश। तो यहां पे अगर देखें तो जो गारो राजमहल का जो क्षेत्र है, इनके बीच में गैप है। राजमहल कौन सा हो गया? तो झारखंड का क्षेत्र हो गया, और गारो कौन सा हो गया? तो हिमालय की मेघालय की पहाड़ी हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो ये गड्ढा है, जिसमें बाद में जाकर के नदियों ने मैदान का निर्माण किया है निक्षेपण से, तो ये क्या है? तो ये एक प्रकार का भ्रंश है, अधः भ्रंश है। और इसका निर्माण जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से ये जब टूट गया, क्रैक कर गया, तो उसकी वजह से ये धंस गई है, उससे हुआ है, ठीक है। तो ये एक अधः भ्रंश होगा, गारो राजमहल के बीच का जो गैप है। लेकिन फिलहाल ये भ्रंश ऊपर से नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का पूरा मैदान है। क्योंकि हिमालय से बाद में जितनी भी नदियां आई, सब ने इसको मिट्टी भर दिया और मैदान बन गया। तो हमें कई बार क्या लगते रहता है कि गारो खासी जयंती जो मेघालय में है वो हिमालय का पार्ट है, जबकि वो प्रायद्वीपीय का पार्ट है, पठार का पार्ट है। बीच का जो भ्रंश था, अधः भ्रंश, उसको नदियों ने मिट्टी भर के मैदान बना दिया। इसीलिए हमें लगते रहता है कि मेघालय यहाँ पे है, तो मेघालय हो सकता है हिमालय का पार्ट होगा। वो हिमालय का नहीं है, बल्कि पार्ट ऑफ पेनिनसुला है, एक्सटेंट ऑफ पेनिनसुला आप उसको कह सकते हैं, प्रायद्वीप का विस्तार। तो वेरी गुड, जिन लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चूंकि दूसरा क्लास स्टार्ट होने वाला है और क्लास की प्रिपरेशन के लिए भी 10 मिनट चाहिए ही, 5 मिनट कहने का मतलब 10 मिनट में क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम लोग इतना ही कर लेते हैं और कल भी हम लोगों का आप लोग को नोटिफिकेशन चली जाएगी, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो, ठीक है। तो कल भी हम लोग हमारी ये क्लास जारी रहेगी और अगले कुछ दिनों तक ये क्लास आपकी जारी रहेगी, ठीक है। तो सभी लोगों को जुड़ने के लिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, और ऐसे अगर आपके कोई परिचित स्टूडेंट है जो टीजीटी पीजीटी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टॉपिक के साथ जुलाई के पहले सप्ताह में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। शुरू की कुछ क्लासेस फ्री रहेगी, आप लोगों की टॉपिक के साथ होगी। ऑब्जेक्टिव तो 4-5 दिन हम लोग बस ऐसे सॉल्व करा रहे हैं ताकि आप समझ सके चीज़ों को। आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होगी, जो यूट्यूब पे भी चलेगी शुरू के 2-3 दिन, उसमें हम लोग टॉपिक को पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे, फिर उससे ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सभी लोगों को जुड़ने के लिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।